कर्मचारियों के लिए पेंशन, प्रोविडेंट फंड और मेडिकल भत्ते की सुविधाएं बंद कर दी गई थी। तो पुरानी पेंशन जो है इसलिए वो किया गया कि जिससे कि वो वापस सीकर हो जाए। अमेरिका के यूटा में बर्फबारी के बीच सेना के 2 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गए। इसी जगह पर स्कीइंग भी होती है, जिसके लिए वहां कई खिलाड़ी जुटे थे। हालांकि राहत की बात यह रही कि इन हादसों में कोई घायल नहीं हुआ। पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक का कोरोना की वजह से इस्लामाबाद में निधन हो गया। वो 70 साल के थे। मध्य प्रदेश में एक संत के ज्योतिरादित्य सिंधिया पर की गई भविष्यवाणी पर घमासान मच गया। एक दिन पहले सिंधिया ग्वालियर के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां जैन मुनि विजयेश सागर ने उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना जताई। हमारे सिंधिया जी अभी आप देखना कुछ दिन बाद यहाँ के सीएम के रूप में दे सकते हैं। जैन मुनि के इस बयान के बाद कार्यक्रम में बैठे सिंधिया के समर्थकों ने खुशी जताई, लेकिन कांग्रेस ने इस बहाने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तंज कस दिया। बार बार नया मुख्यमंत्री आने की जो खबरें आती है, इसका मतलब है कि आज का मौजूदा मुख्यमंत्री है वो कमजोर है। कंबोडिया में 3 से 4 साल के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू कर दिया गया। पिछले कुछ महीनों में इसी उम्र के कई बच्चे वहां कोरोना की चपेट में आए थे। यही नहीं, कंबोडिया के प्रधानमंत्री के 5 नाती पोते भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रामीण विकास पर आयोजित एक वेबिनार में हिस्सा लिया। इस ऑनलाइन कार्यक्रम में गांवों के विकास के लिए बजट में किए प्रावधानों पर चर्चा हुई। इस दौरान पंचायती राज और ग्रामीण विकास समेत 10 मंत्रालयों के मंत्री भी शामिल रहे। बजट को गांव के जीवन में बदलाव लाने में हम कैसे कर सके, अगर ये हम कर लेंगे तो आप देखिए कोई भी नागरिक पीछे नहीं छूटेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी। इससे पहले एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें यह दलील दी गई कि कोरोना संकट की वजह से बच्चों की ठीक से पढ़ाई नहीं हुई है। ऐसे में सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के जरिए ही नंबर दे दिए जाएं। मगर कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी और कहा कि ऐसी याचिकाएं दाखिल नहीं होनी चाहिए। शायर मुनव्वर राना ने बताया कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था, इसकी वजह से वो लखनऊ में वोट नहीं दे सके। एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े ने मुंबई के पास ठाणे पुलिस स्टेशन में अपना बयान दर्ज करवाया। उन पर गलत तरीके से बियर बार का लाइसेंस लेने का आरोप है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए पेंशन से जुड़ा एक बड़ा ऐलान किया। सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर लागू कर दी। इससे पहले 1 जनवरी 2004 से पहले वाले कर्मचारियों को ही ये पेंशन सुविधा मिलती थी, जबकि इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पेंशन, प्रोविडेंट फंड और मेडिकल भत्ते की सुविधाएं बंद कर दी गई थी। तो पुरानी पेंशन जो है इसलिए वो किया गया कि जिससे कि वो वापस सीकर हो जाए। अमेरिका के यूटा में बर्फबारी के बीच सेना के 2 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गए। इसी जगह पर स्कीइंग भी होती है, जिसके लिए वहां कई खिलाड़ी जुटे थे। हालांकि राहत की बात यह रही कि इन हादसों में कोई घायल नहीं हुआ। पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक का कोरोना की वजह से इस्लामाबाद में निधन हो गया। वो 70 साल के थे। मध्य प्रदेश में एक संत के ज्योतिरादित्य सिंधिया पर की गई भविष्यवाणी पर घमासान मच गया। एक दिन पहले सिंधिया ग्वालियर के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां जैन मुनि विजयेश सागर ने उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना जताई। हमारे सिंधिया जी अभी आप देखना कुछ दिन बाद यहाँ के सीएम के रूप में दे सकते हैं। जैन मुनि के इस बयान के बाद कार्यक्रम में बैठे सिंधिया के समर्थकों ने खुशी जताई, लेकिन कांग्रेस ने इस बहाने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तंज कस दिया। बार बार नया मुख्यमंत्री आने की जो खबरें आती है, इसका मतलब है कि आज का मौजूदा मुख्यमंत्री है वो कमजोर है। कंबोडिया में 3 से 4 साल के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू कर दिया गया। पिछले कुछ महीनों में इसी उम्र के कई बच्चे वहां कोरोना की चपेट में आए थे। यही नहीं, कंबोडिया के प्रधानमंत्री के 5 नाती पोते भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रामीण विकास पर आयोजित एक वेबिनार में हिस्सा लिया। इस ऑनलाइन कार्यक्रम में गांवों के विकास के लिए बजट में किए प्रावधानों पर चर्चा हुई। इस दौरान पंचायती राज और ग्रामीण विकास समेत 10 मंत्रालयों के मंत्री भी शामिल रहे। बजट को गांव के जीवन में बदलाव लाने में हम कैसे कर सके, अगर ये हम कर लेंगे तो आप देखिए कोई भी नागरिक पीछे नहीं छूटेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी। इससे पहले एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें यह दलील दी गई कि कोरोना संकट की वजह से बच्चों की ठीक से पढ़ाई नहीं हुई है। ऐसे में सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के जरिए ही नंबर दे दिए जाएं। मगर कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी और कहा कि ऐसी याचिकाएं दाखिल नहीं होनी चाहिए। शायर मुनव्वर राना ने बताया कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था, इसकी वजह से वो लखनऊ में वोट नहीं दे सके।
एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े ने मुंबई के पास ठाणे पुलिस स्टेशन में अपना बयान दर्ज करवाया। उन पर गलत तरीके से बियर बार का लाइसेंस लेने का आरोप है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए पेंशन से जुड़ा एक बड़ा ऐलान किया। सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर लागू कर दी। इससे पहले 1 जनवरी 2004 से पहले वाले कर्मचारियों को ही ये 5वें चरण के मतदान से पहले बीजेपी ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। आज पीएम मोदी अमेठी और प्रयागराज में रैली करेंगे। अमित शाह आज बहराइच के कैसरगंज में रैली करने वाले हैं। आज सीएम योगी अयोध्या, रामनगर, श्रावस्ती और रुद्रौली में जनसभा और रोड शो करेंगे। मध्य प्रदेश में एक संत के ज्योतिरादित्य सिंधिया पर की गई भविष्यवाणी पर घमासान मच गया। एक दिन पहले सिंधिया ग्वालियर के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां जैन मुनि विजयेश सागर ने उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना जताई। हमारे सिंधिया जी अभी आप देखना कुछ दिन बाद यहाँ के सीएम के रूप में देख सकते हैं। जैन मुनि के इस बयान के बाद कार्यक्रम में बैठे सिंधिया के समर्थकों ने खुशी जताई, लेकिन कांग्रेस ने इस बहाने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तंज कस दिया। बार बार नया मुख्यमंत्री आने की जो खबरें आती है, इसका मतलब है कि आज का मौजूदा मुख्यमंत्री है वो कमजोर है। कंबोडिया में 3 से 4 साल के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू कर दिया गया। पिछले कुछ महीनों में इसी उम्र के कई बच्चे वहां कोरोना की चपेट में आए थे। यही नहीं, कंबोडिया के प्रधानमंत्री के 5 नाती पोते भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रामीण विकास पर आयोजित एक वेबिनार में हिस्सा लिया। इस ऑनलाइन कार्यक्रम में गांवों के विकास के लिए बजट में किए प्रावधानों पर चर्चा हुई। इस दौरान पंचायती राज और ग्रामीण विकास समेत 10 मंत्रालयों के मंत्री भी शामिल रहे। बजट को गांव के जीवन में बदलाव लाने में हम कैसे कर सके, अगर ये हम कर लेंगे तो आप देखिए कोई भी नागरिक पीछे नहीं छूटेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी। इससे पहले एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें यह दलील दी गई कि कोरोना संकट की वजह से बच्चों की ठीक से पढ़ाई नहीं हुई है। ऐसे में सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के जरिए ही नंबर दे दिए जाएं। मगर कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी और कहा कि ऐसी याचिकाएं दाखिल नहीं होनी चाहिए। शायर मुनव्वर राना ने बताया कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था, इसकी वजह से वो लखनऊ में वोट नहीं दे सके। एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े ने मुंबई के पास ठाणे पुलिस स्टेशन में अपना बयान दर्ज करवाया। उन पर गलत तरीके से बियर बार का लाइसेंस लेने का आरोप है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए पेंशन से जुड़ा एक बड़ा ऐलान किया। सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर लागू कर दी। इससे पहले 1 जनवरी 2004 से पहले वाले कर्मचारियों को ही ये पेंशन सुविधा मिलती थी, जबकि इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पेंशन, प्रोविडेंट फंड और मेडिकल भत्ते की सुविधाएं बंद कर दी गई थी। तो पुरानी पेंशन जो है इसलिए वो किया गया कि जिससे कि वो वापस सीकर हो जाए। अमेरिका के यूटा में बर्फबारी के बीच सेना के 2 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गए। इसी जगह पर स्कीइंग भी होती है, जिसके लिए वहां कई खिलाड़ी जुटे थे। हालांकि राहत की बात यह रही कि इन हादसों में कोई घायल नहीं हुआ। पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक का कोरोना की वजह से इस्लामाबाद में निधन हो गया। वो 70 साल के थे। मध्य प्रदेश में एक संत के ज्योतिरादित्य सिंधिया पर की गई भविष्यवाणी पर घमासान मच गया। एक दिन पहले सिंधिया ग्वालियर के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां जैन मुनि विजयेश सागर ने उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना जताई। हमारे सिंधिया जी अभी आप देखना कुछ दिन बाद यहाँ के सीएम के रूप में देख सकते हैं। जैन मुनि के इस बयान के बाद कार्यक्रम में बैठे सिंधिया के समर्थकों ने खुशी जताई, लेकिन कांग्रेस ने इस बहाने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तंज कस दिया। बार बार नया मुख्यमंत्री आने की जो खबरें आती है, इसका मतलब है कि आज का मौजूदा मुख्यमंत्री है वो कमजोर है। कंबोडिया में 3 से 4 साल के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू कर दिया गया। पिछले कुछ महीनों में इसी उम्र के कई बच्चे वहां कोरोना की चपेट में आए थे। यही नहीं, कंबोडिया के प्रधानमंत्री के 5 नाती पोते भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रामीण विकास पर आयोजित एक वेबिनार में हिस्सा लिया। इस ऑनलाइन कार्यक्रम में गांवों के विकास के लिए बजट में किए प्रावधानों पर चर्चा हुई। इस दौरान पंचायती राज और ग्रामीण विकास समेत 10 मंत्रालयों के मंत्री भी शामिल रहे। बजट को गांव के जीवन में बदलाव लाने में हम कैसे कर सके, अगर ये हम कर लेंगे तो आप देखिए कोई भी नागरिक पीछे नहीं छूटेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी। इससे पहले एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें ये दलील दी गई कि कोरोना संकट की वजह से बच्चों की ठीक से पढ़ाई नहीं हुई है। ऐसे में सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के जरिए ही नंबर दे दिए जाएं। मगर कोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी और कहा कि ऐसी याचिकाएं दाखिल नहीं होनी चाहिए। शायर मुनव्वर राना ने बताया कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था, इसकी वजह से वो लखनऊ में वोट नहीं दे सके। एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े ने मुंबई के पास ठाणे पुलिस स्टेशन में अपना बयान दर्ज करवाया। उन पर गलत तरीके से बियर बार का लाइसेंस लेने का आरोप है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए पेंशन से जुड़ा एक बड़ा ऐलान किया। सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर लागू कर दी। इससे पहले 1 जनवरी 2004 से पहले वाले कर्मचारियों को ही ये पेंशन सुविधा मिलती थी, जबकि इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पेंशन, प्रोविडेंट फंड और मेडिकल भत्ते की सुविधाएं बंद कर दी गई थी। तो पुरानी पेंशन जो है इसलिए वो किया गया कि जिससे कि वो वापस सीकर हो जाए। अमेरिका के यूटा में बर्फबारी के बीच सेना के 2 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गए। इसी जगह पर स्कीइंग भी होती है, जिसके लिए वहां कई खिलाड़ी जुटे थे। हालांकि राहत की बात यह रही कि इन हादसों में कोई घायल नहीं हुआ। पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक का कोरोना की वजह से इस्लामाबाद में निधन हो गया। वो 70 साल के थे। मध्य प्रदेश में एक संत के ज्योतिरादित्य सिंधिया पर की गई भविष्यवाणी पर घमासान मच गया। एक दिन पहले सिंधिया ग्वालियर के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां जैन मुनि विजयेश सागर ने उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना जताई। हमारे सिंधिया जी, अभी आप देखना कुछ दिन बाद यहाँ के सीएम के रूप में देख सकते हैं। जैन मुनि के इस बयान के बाद कार्यक्रम में बैठे सिंधिया के समर्थकों ने खुशी जताई, लेकिन कांग्रेस ने इस बहाने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तंज कस दिया। बार बार नया मुख्यमंत्री आने की जो खबरें आती है, इसका मतलब है कि आज का मौजूदा मुख्यमंत्री है वो कमजोर है। कंबोडिया में 3 से 4 साल के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू कर दिया गया। पिछले कुछ महीनों में इसी उम्र के कई बच्चे वहां कोरोना की चपेट में आए थे। यही नहीं, कंबोडिया के प्रधानमंत्री के 5 नाती पोते भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रामीण विकास पर आयोजित एक वेबिनार में हिस्सा लिया। इस ऑनलाइन कार्यक्रम में गांवों के विकास के लिए बजट में किए प्रावधानों पर चर्चा हुई। इस दौरान पंचायती राज और ग्रामीण विकास समेत 10 मंत्रालयों के मंत्री भी शामिल रहे। बजट को गांव के जीवन में बदलाव लाने में हम कैसे कर सके, अगर ये हम कर लेंगे तो आप देखिए कोई भी नागरिक पीछे नहीं छूटेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी। इससे पहले एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें यह दलील दी गई कि कोरोना संकट की वजह से बच्चों की ठीक से पढ़ाई नहीं हुई है। ऐसे में सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के जरिए ही नंबर दे दिए जाएं। मगर कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी और कहा कि ऐसी याचिकाएं दाखिल नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक को 3 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेजा गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया था। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद उद्धव ठाकरे के आवास पर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की बैठक हुई। बैठक में सीएम उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अजीत पवार समेत सभी बड़े मंत्री मौजूद रहे। आज इस मामले में महाअघाड़ी गठबंधन प्रदर्शन भी करने वाली है। आज नवाब मलिक के खिलाफ बीजेपी भी प्रदर्शन करने वाली है। नवाब मलिक पर दाऊद कनेक्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। दाऊद जैसे देश के दुश्मन को मदद जिनके माध्यम से हुई, उनको बचाने के लिए और उनका मंत्री पद बचाने के लिए पूरी सरकार उनके पीछे खड़ी है। मुझे लगता है कि इसका देश को जवाब इस सरकार को देना पड़ेगा। महाराष्ट्र के इतिहास में आज काला दिन है। 93 के मुंबई बॉम्ब स्फोट में जिनका सहभाग था, ऐसे लोगों के साथ महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक के आर्थिक संबंध मनी लॉन्ड्रिंग ये ईडी ने स्पष्ट किए। उनको गिरफ्तार किया। कोर्ट ने उनको 3 मार्च तक रिमांड दिया। महाराष्ट्र के सभी बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता और नागरिकों को मैं आह्वान करता हूँ कि जहां जहां हो सके सब जगह हम प्रदर्शन करेंगे। चंडीगढ़ में बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। निजीकरण के विरोध में 72 घंटे की हड़ताल का ऐलान किया गया था। इसकी शुरुआत सोमवार रात 11 बजे से शुरू हुई थी।
जिसकी वजह से चंडीगढ़ के ज्यादातर इलाके घने अंधेरे में डूब गए और करीब 40 घंटे से बिजली गुल होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ना स्ट्रीट लाइटें हैं, ना घर की लाइटें हैं। पूरे चंडीगढ़ में ऐसा अंधेरा शायद कि पहली बार जिंदगी में देखा हमने। घरों में तो लोगों ने किसी तरह मोमबत्तियां जलाकर काम चलाया, लेकिन घने अंधेरे के बीच ट्रैफिक लाइट भी बंद होने की वजह से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गए और देखते देखते पूरे प्लान के साथ बसाया गया एक शहर बदइंतजामी का शिकार हो गया। और बताया गया कि चंडीगढ़ में कई सेक्टरों से लगातार बिजली जाने की शिकायतें आती रहीं, जिनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि पावर कट की शिकायत के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर ठप पड़ गए और हालात अपने काबू से बाहर होते देख चंडीगढ़ प्रशासन को पंजाब और हरियाणा से मदद के लिए 400 कर्मचारी बुलाने पड़े। और हड़ताल खत्म करने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने आनन फानन में एस्मा भी लागू कर दिया। इस कानून के तहत जरूरी सेवा से जुड़े कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकते, लेकिन इसका भी हड़ताल कर रहे कर्मचारियों पर कोई असर नहीं दिखा और चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में परेड ग्राउंड के पास उनका धरना जारी रहा, जिसके लिए हड़ताल में शामिल लोग रैली निकालते हुए वहां तक पहुंचे। धरने पर बैठे बिजली विभाग के कर्मचारियों ने सरकार के अड़ियल रवैये को हड़ताल की वजह बताया। ये बिजली के कर्मचारियों की लड़ाई भी है और आम लोगों की लड़ाई भी है, इस करके हम इस लड़ाई में हमें मजबूरी में जो है फैसला हड़ताल का करना पड़ा है। बताया गया कि दूसरे राज्यों से आए कर्मचारियों की मदद से चंडीगढ़ में कई जगह बिजली बहाल कर दी गई, लेकिन लंबे समय तक बिजली गुल होने की वजह से चंडीगढ़ प्रशासन के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि बिजली कटने का बहुत बड़ा असर सरकारी अस्पतालों पर भी पड़ा और वहां कई ऑपरेशन टालने पड़ गए। इसके अलावा बिजली नहीं होने की वजह से चंडीगढ़ के हजारों घरों में पानी की सप्लाई भी नहीं हो पाई। यही नहीं, मोबाइल कंपनियों के टावरों पर भी बिजली गुल होने का असर दिखाई दिया और कई जगहों पर मोबाइल नेटवर्क बंद हो गए, जिसके बाद चंडीगढ़ प्रशासन को हालात से निपटने के लिए सेना की मदद मांगनी पड़ी। कर्नाटक के शिवमोगा में हुए हर्षा हत्याकांड की आग कई राज्यों में फैल गई। हर्षा की हत्या 20 फरवरी की रात हुई थी, जिसके बाद शिवमोगा और कर्नाटक के दूसरे जिलों में हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए थे और 3 दिन में प्रदर्शन की आग कई राज्यों तक पहुंच गई। हर्षा को न्याय दिलाने के लिए शिवमोगा से जो आवाज उठी थी वो यूपी के सहारनपुर में भी गूंजी। हर्षा के सम्मान में बागपत में भी पुतला जला। वहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुतले को पैरों से मारकर अपना गुस्सा उतारा। हर्षा की हत्या के विरोध में दिन में यूपी की कई जगहों पर पुतले फूंके गए तो हैदराबाद में रात में कैंडल मार्च निकाला गया और मांग की गई कि हर्षा के हत्यारों को कड़ी सजा दी जाए। हर्षा हत्याकांड में 3 दिन में 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस बीच कर्नाटक में हर्षा की हत्या के विरोध में प्रदर्शन और तेज हो गया और कलबुर्गी में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। कर्नाटक सरकार इस मामले में अलर्ट है। वो केवल शिवमोगा ही नहीं, दूसरे जिलों पर भी ध्यान दे रही है। उडुपी में तो पुलिस और सुरक्षा बल ने मार्च भी निकाला। इस बीच शिवमोगा में पुलिस हर्षा हत्याकांड के आरोपियों को लेकर जिला अदालत पहुंची। पुलिस ने एक दिन पहले ही बता दिया था कि वो उनकी रिमांड लेने की तैयारी कर रही है। पुलिस उन्हें इसीलिए कोर्ट ले गई। 8 ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಉಳಿದವರನ್ನ ಇಂಟ್ರಾಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳಿಂದ ತನಿಖೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ। राज्य सरकार ने संकेत दिए हैं कि वो इस मामले को एनआईए को भी सौंप सकती है। एनआईए को देने की कोई बात नहीं है, जरूरत पड़ेगा तो सब करेंगे। 20 फरवरी की रात जब हर्षा की हत्या हुई थी तो शिवमोगा जल उठा था। सड़कों पर जलती मोटरसाइकिलें और तोड़फोड़ की जो तस्वीरें आई थीं, उन्हें देखकर वहां पहले तनाव का अंदाजा लग रहा था, जिसके बाद पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स मैदान में उतर आए और रात दिन एक कर वहां हालात काबू में किए गए। फिलहाल शिवमोगा में धारा 144 लागू है। वानखेड़े ने मुंबई के पास ठाणे पुलिस स्टेशन में अपना बयान दर्ज करवाया। उन पर गलत तरीके से बियर बार का लाइसेंस लेने का आरोप है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध का खतरा अब भी बरकरार है। पूरी यूक्रेन में इमरजेंसी लगा दी गई है। रूस पर आर्थिक प्रतिबंध का भी असर नहीं हुआ है। वहीं चीन ने इस प्रतिबंध का कड़ा विरोध किया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने रूस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रूस सिर्फ यूक्रेन पर ही हमला नहीं कर रहा, संयुक्त राष्ट्र और दुनिया को निशाने पर ले रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्वी यूक्रेन में रूस की सेना ने कब्जा किया है। वहीं यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं। छात्रों के परिवार वाले परेशान हो रहे हैं। यूक्रेन और रूस के संकट में पहली बार यूक्रेन ने बेहद आक्रामक रुख दिखाया। यूक्रेन के राष्ट्रपति का बड़ा दावा सामने आया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन सीमा पर तकरीबन 2 लाख रूसी सैनिक तैनात हैं। साथ ही यह भी कहा गया कि जल्द ही रूस यूरोप के खिलाफ बड़ा युद्ध छेड़ सकता है। यूक्रेन ने एक तरफ इमरजेंसी लगा दी, दूसरी तरफ रूस में मौजूद अपने नागरिकों को रूस से निकलने को कह दिया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा कि यूक्रेन पर रूस के बड़े पैमाने पर हमले का खतरा बना हुआ है।
तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बड़ा दावा किया है। यूरोप के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा है रूस। यूक्रेन का यह भी कहना है कि रूस ने यूक्रेन सीमा के पास 2 लाख सैनिक तैनात किए हैं। वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा कि यूक्रेन पर रूस के बड़े पैमाने पर हमले का खतरा बना हुआ है। बीजेपी नेता मोहित कंबोज के खिलाफ मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। कल नवाब मलिक के गिरफ्तारी के बाद मोहित कंबोज ने हाथ में तलवार लेकर कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाया था। मुंबई पुलिस ने कोरोना के नियमों का उल्लंघन के साथ साथ सार्वजनिक स्थान पर हथियार लहराने को लेकर मामला दर्ज कर लिया है। तो मोहित कंबोज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कोरोना नियमों के उल्लंघन का आरोप है। कल तलवार लेकर जश्न मनाया था, इसी को लेकर के अब ये कार्रवाई की गई है और अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। तो मोहित कंबोज जो कि बीजेपी नेता हैं और जिस तरीके से कल नवाब मलिक की गिरफ्तारी होती है, ईडी की रिमांड पर हैं वो 3 मार्च तक, उसके बाद वो जश्न मनाते हैं और उनके खिलाफ नियमों के उल्लंघन का आरोप लगता है। सार्वजनिक स्थान पर हथियार लहराने को लेकर मामला दर्ज होता है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और जापान समेत दुनिया की कई बड़ी ताकतें आर्थिक प्रतिबंध लगा चुकी हैं, लेकिन रूस पर किसी भी तरह का दबाव काम नहीं कर रहा। अमेरिका रोज नई धमकी दे रहा है। प्रतिबंध लगाने के साथ ये दावा भी कर रहा है कि रूस को बहुत बुरे नतीजे भुगतने पड़ेंगे, लेकिन ना तो पुतिन के इरादे कमजोर पड़ रहे हैं, न ही रूस की फौज के कदम पीछे हट रहे हैं। हर तरफ से बढ़ रहे दबाव के बावजूद रूस अपने पहले से बताए गए एजेंडे पर आगे बढ़ रहा है। रूस की फौज यूक्रेन की सीमा पर डटी है और हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। पुतिन को इतनी हिम्मत आखिर कहां से मिल रही है जिसके दम पर वो दुनिया की महाशक्तियों के आगे भी झुकने को तैयार नहीं? इसका जवाब है रूस की अर्थव्यवस्था, मतलब पैसे का खेल। पैसे का खेल ऐसा है कि रूस को जितनी जरूरत दुनिया की है, दुनिया को उससे ज्यादा जरूरत रूस की है। मतलब अगर रूस से रिश्ते तोड़ दिए गए तो दुनिया के कई मुल्कों में खाने के लाले पड़ जाएंगे। टेंशन का माहौल बना हुआ है इस वक्त यूक्रेन में। ये पूर्वी यूरोप का हिस्सा है और यूरोपियन यूनियन रूस से रिश्ते खत्म करने की बात कर रहा है। यूरोपियन यूनियन मतलब यूरोप के सारे देशों का संगठन। उन्होंने भी अमेरिका का साथ देने का ऐलान किया है और कहा है कि वो भी रूस पर प्रतिबंध लगा देंगे। लेकिन सच्चाई तो यह है कि यूरोप में 40% नेचुरल गैस की सप्लाई रूस से होती है। यूरोप में लोगों के लिए गैस बहुत जरूरी है, पेट्रोल से भी जरूरी। बहुत सारे उद्योग वहां पर गैस से ही चलते हैं। असल में यूरोप में ठंड बहुत पड़ती है। वहां ठंड में घरों को गर्म रखना जरूरी हो जाता है। इसके लिए जो हीटर लगते हैं वो गैस से चलते हैं। वहां गैस का इस्तेमाल बिजली से भी कई गुना ज्यादा होता है। मतलब यह कि गैस के बिना गुजारा यूरोप के देशों के लिए मुमकिन ही नहीं। ऊपर से कच्चा तेल, यूरोप में कच्चे तेल की जितनी खपत है उसका 1/4 मतलब 25% हिस्सा रूस से आता है। रूस कच्चा तेल निकालने वाले दुनिया के सबसे बड़े मुल्कों में शामिल है और अगर रूस से कच्चा तेल या नेचुरल गैस की सप्लाई यूरोप में पहुंचनी बंद हुई तो कई मुल्कों में न तो लोगों को पेट्रोल मिलेगा, न ही नेचुरल गैस। मतलब लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। यह तो बात केवल यूरोप की है, जो कच्चे तेल और गैस की जरूरतों के लिए रूस पर एक तरह से पूरी तरह निर्भर है। इसीलिए यूरोपियन यूनियन ने जब रूस पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया तो कुछ बैंकों और कुछ कंपनियों का जिक्र तो किया, लेकिन यह बिल्कुल नहीं कहा कि कच्चे तेल और गैस की सप्लाई भी बंद की जाएगी। दूसरी तरफ ऐसे बहुत सारे मुल्क हैं जहां रूस पर प्रतिबंध लगते ही भुखमरी की नौबत आ सकती है। क्योंकि रूस केवल कच्चे तेल का ही उत्पादन नहीं करता, बल्कि अनाज एक्सपोर्ट करने में भी रूस काफी आगे है। दुनिया भर में जितना भी गेहूं एक्सपोर्ट होता है उसका 25% अकेला रूस ही करता है। मिस्र और तुर्की तो पेट भरने के लिए रूस से आने वाले गेहूं पर निर्भर हैं। बहरीन, इराक, कतर, सऊदी अरब और यूएई जैसे पश्चिम एशिया के कई बड़े देशों में गेहूं रूस से पहुंचता है। अफ्रीका के भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्हें रूस से ही गेहूं मिलता है। यही वजह है कि पुतिन का गेम प्लान समझने के लिए पैसे का खेल समझना जरूरी है। अगर दुनिया ने पुतिन से रिश्ता तोड़ लिया तो इतने सारे मुल्कों में अनाज की किल्लत पैदा हो जाएगी, कीमतें आसमान छूने लगेंगी, लोगों के भूख से मरने की नौबत आ जाएगी, जिसमें रूस से ज्यादा नुकसान बाकी दुनिया का होगा। लेकिन ये तो बात हुई रूस पर निर्भर होने की। मतलब ये कि यूरोप गैस और कच्चे तेल के लिए रूस पर निर्भर है। बहुत सारे मुल्क गेहूं के लिए रूस पर निर्भर है। लेकिन पैसे का खेल तो इससे आगे है। ऐसा खेल जिसमें पुतिन को मात देना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन दिखने लगा। क्योंकि रूस और यूक्रेन में टेंशन बढ़नी जैसे ही शुरू हुई, कच्चा तेल महंगा होना शुरू हो गया। महंगा भी थोड़ा बहुत नहीं, 2 महीने में 1.5 गुना महंगा हो चुका है कच्चा तेल। दिसंबर में कच्चे तेल का भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब $68 प्रति बैरल था
कच्चे तेल को बैरल में नापा जाता है। बहुत बड़ा होता है एक बैरल। एक बैरल का मतलब 159 लीटर और $68 का मतलब मोटे तौर पर मान लीजिए 5100 रुपए। तो 5100 रुपए का बिक रहा था 159 लीटर कच्चा तेल। यह भाव था कच्चे तेल का दिसंबर में, लेकिन अब यह कीमत $98 प्रति बैरल तक पहुंच गई। रुपए में यह कीमत हो गई 7350 रुपए। जो एक बैरल पहले 5100 रुपए का था वो महंगा होकर अब 7350 रुपए का हो गया। और ये कच्चा तेल बनाना नहीं पड़ता, ये निकाला जाता है। ये प्राकृतिक संसाधन है, जहां है वहां है। जैसे रूस में है तो उसको निकालने में जितना खर्च आता है वो खर्च न दाम बढ़ने पर बढ़ता है न कम होता है। खर्च तो उतना ही है, लेकिन जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़े तो कीमतें बढ़ गई और मुनाफा अपने आप बढ़ गया। अब ये समझिए कि रूस कितना तेल निकालता है। रोज का 1 करोड़ बैरल से भी ज्यादा ये रोजाना का उत्पादन। पहले एक बैरल की कीमत जब 5100 रुपए थी तो रोज रूस को 1 करोड़ बैरल की सप्लाई करने पर मिलते थे 5100 करोड़ रुपए। अब जब कीमत बढ़ गई तो रूस को रोज उसी 1 बैरल कच्चे तेल के लिए मिलते हैं 7350 करोड़ रुपए। माल वही है, उतना ही है, लेकिन कीमत 5100 करोड़ से 7350 करोड़ हुई। केवल तनाव बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी और रूस की कमाई रोजाना 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ गई। अब अगर हालात बेहतर न हुए तो कच्चा तेल और महंगा होने का अनुमान है। जितना महंगा तेल होगा रूस की कमाई उतनी ही बढ़ेगी। अब ये 2000 करोड़ रोजाना इतनी बड़ी रकम है कि रूस को कोई झटका नहीं लग रहा, बल्कि वो रोजाना और ज्यादा अमीर हो रहा। सेना को यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात करने का पूरा खर्च निकाल रहा है। जितना भी नुकसान कोरोना महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था का हुआ होगा उसकी भरपाई इस दौरान हो जाएगी। मतलब ये कि जिस वक्त दुनिया की महाशक्तियां रूस को प्रतिबंधों से डरा रही हैं, उस वक्त रूस की अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज मिल रहा है। लेकिन अमेरिका धमकी दे रहा है कि वो रूस के कच्चा तेल या नेचुरल गैस बेचने पर ही बैन लगा देगा। ऐसा प्रतिबंध अब तक नहीं लगाया गया, लेकिन अमेरिका ऐसा करने की धमकी पहले भी देता रहा। और अब अगर ऐसा होता है कि अमेरिका रूस पर नए प्रतिबंध लगाए और उसके कच्चा तेल और नेचुरल गैस बेचने पर रोक लगा दे तो क्या होगा? ऐसा नहीं है कि रूस कच्चे तेल की सप्लाई नहीं कर पाएगा और उसकी अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी, बल्कि रूस के पास इसका भी इंतजाम पहले से ही है। तनाव के हालात बनने से ठीक पहले व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई थी शी जिनपिंग से। पुतिन बीजिंग पहुंचे थे विंटर ओलंपिक्स के उद्घाटन के मौके पर। उसी वक्त चीन और रूस के बीच कच्चे तेल पर एक बहुत बड़ी डील हुई थी। ऐसी डील जिस पर लोगों का उस वक्त ध्यान तक नहीं गया, लेकिन अब लोगों को ऐसा लग रहा है कि पुतिन तो बाइडेन की हर चाल के लिए पहले से तैयार थे, क्योंकि रूस और चीन के बीच हुई डील कच्चे तेल की खरीद से जुड़ी थी। इस डील की बहुत ज्यादा जानकारी न तो रूस ने दुनिया को बताई और न ही चीन ने, लेकिन इतना तय है अगर हालात बिगड़े और रूस को कच्चा तेल बेचने में परेशानी हुई तो चीन उसके साथ खड़ा होगा। अमेरिका के किसी भी प्रतिबंध की परवाह किए बिना चीन रूस के साथ खड़ा दिखाई दे सकता है। चीन के रिश्ते अमेरिका के साथ पहले से बिगड़े हुए हैं। दोनों के बीच ट्रेड वॉर कई साल से चल रही है। उसका नतीजा ये हो सकता है कि चीन इस मुसीबत के वक्त रूस के साथ खड़ा हो जाए। वैसे जिस तरह के हालात बन रहे हैं, अगर जंग छिड़ गई तो पूरी दुनिया महाशक्तियों की इस लड़ाई में 2 धड़ों में बटी दिखाई देगी और उस वक्त अमेरिका के जितने भी दुश्मन हैं वो सब रूस के साथ खड़े दिखाई दे सकते हैं। फिर चाहे उनमें चीन हो, उत्तर कोरिया हो या फिर ईरान हो, ये सभी मुल्क रूस के साथ खड़े दिखाई देंगे। मतलब यह कि अमेरिका के प्रतिबंधों से या दुनिया की किसी भी महाशक्ति का लगाया हुआ आर्थिक प्रतिबंध रूस की सेहत पर ज्यादा असर नहीं डाल पाएगा। यही बात व्लादिमीर पुतिन ने अपने एक बयान में भी कही थी कि रूस किसी प्रतिबंध के आगे नहीं झुकेगा, लेकिन अगर तनाव यूं ही बढ़ता रहा तो उन देशों को तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी जो कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि महंगे तेल का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर होगा। कोरोना महामारी की मार से उबरने की कोशिश कर रहे देशों को नया झटका लग जाएगा। पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ जाएगी। मतलब यह कि जितना असर प्रतिबंध लगने का रूस पर नहीं होगा, उससे कहीं ज्यादा आर्थिक मार बाकी दुनिया महसूस करेगी। इसीलिए ऐसे हालात में अमेरिका पर भी झुकने का दबाव बढ़ेगा। यूक्रेन से भारत लौटे छात्रों के चेहरे पर मुस्कान नजर आई। छात्रों का कहना है कि अभी भी बहुत से छात्र वहां रह रहे हैं, उन्हें जल्द से जल्द वापस लाने की मांग कर रहे हैं। यूक्रेन में भारतीय छात्र सुरक्षित हैं, लेकिन कल क्या होगा इसका किसी को अंदाजा नहीं है। मतलब कैसा ये सफर जाहिर तौर पर बड़े मुश्किल रहा होगा। सफर मुश्किल नहीं है।
सफ़र मुश्किल नहीं था, गवर्नमेंट ने पूरी हेल्प करी और मैं यही चाहूँगा कि वैक्यूएशन जल्दी से हो जाए बाकी छात्रों का बस। लेकिन एक बात जो हो रही थी कि मतलब वहाँ पर बहुत सारे बच्चे फंसे हैं, तो आप बच्चों के संपर्क में थे क्या? मैं सबके संपर्क में नहीं था, मैं अपनी यूनिवर्सिटी में था। थैंक यू। सब सुरक्षित है? हाँ, सब सुरक्षित है सर। उत्तर प्रदेश के हरदोई में चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी के सामने बीजेपी समर्थकों में जय श्री राम के नारे लगाए। वो एक दिन पहले वहां एक रैली के लिए पहुंची थी और जब उनका काफिला रोड शो करते हुए जनसभा के लिए तय जगह की ओर निकला तो रास्ते में उनका सामना योगी आदित्यनाथ की रैली से लौट रहे बीजेपी समर्थकों से हो गया, जिन्हें देखकर अपनी गाड़ी की छत पर बैठी प्रियंका ने दोनों हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। इस दौरान बीजेपी समर्थकों ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस सब के बीच वहां मौजूद कुछ लोगों में उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ मच गई। प्रियंका ने भी उन्हें मायूस नहीं किया और उनसे हाथ मिलाया और जब वो गाड़ी के अंदर बैठ गईं, तो कुछ लोग उनकी गाड़ी की खिड़की के पास आ गए, जिन्हें प्रियंका ने कांग्रेस के प्रचार वाले पर्चे बांटने शुरू कर दिए। तुम्हें भी चाहिए ब्रेसलेट चाहिए। प्रियंका गांधी का यही अंदाज कुछ दिनों पहले बुलंदशहर में भी दिखा था। वहां प्रचार के दौरान उनका सामना अखिलेश यादव से हो गया था, जिन्हें देखते ही वो रुक गई थी और उन्होंने अखिलेश की तरफ हाथ हिलाया था, जिनके साथ आरएलडी नेता जयंत चौधरी भी थे। उन दोनों ने भी हाथ जोड़कर प्रियंका का अभिवादन किया था। फरीदाबाद से एक छात्र के परिजनों ने सरकार से रेस्क्यू करने की गुहार लगाई है। फरीदाबाद के विनायक चौधरी के परिवार को अपने बेटे की सुरक्षा की चिंता है। उनका बेटा यूक्रेन के लबीब शहर में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है। तो मेरी सरकार से दरखास्त है, हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि मेरा एक ही बेटा है, लबीब से उसको जल्दी से जल्दी सुरक्षित भारत लाने की कृपा करें। मेरा कहना ये है सरकार से कि जो स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए हैं वही इंडिया का फ्यूचर है, चाहे वो इंडिया से रिप्रेजेंट हो या किसी भी कंट्री से रिप्रेजेंट हो, पर वो रिप्रेजेंट हमेशा इंडिया को ही करते हैं। इसीलिए मेरी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि वो जितने भी स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द हमें उनके परिवारों के पास उन्हें वापस भेज दें। लद्दाख में -30 डिग्री सेल्सियस तापमान में आईटीबीपी के कमांडेंट ने 1 मिनट के अंदर 60 से ज्यादा पुशअप्स लगाए, जिसका एक वीडियो आईटीबीपी ने इंटरनेट पर जारी किया, जिसमें करीब 17,500 फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी के 55 साल के कमांडेंट रतन सिंह सोनल पुशअप्स करते दिखाई दिए। वहां चारों ओर जमी बर्फ और कड़ाके की ठंड भी उनके जोश में खलल नहीं डाल पाई और जब जाड़े से जमी जगह पर उन्होंने पुशअप्स लगाने शुरू किए तो उनके जोश की गर्मी में बर्फ भी जैसे पिघल गई, क्योंकि 1, 2, 3 की गिनती से शुरू हुए उनके पुशअप्स देखते ही देखते कब 1 मिनट के अंदर 60 की गिनती के पार पहुंच गए पता ही नहीं चला। हालांकि -30 डिग्री सेल्सियस तापमान और बर्फ की मोटी चादर पर उनके लिए पुशअप्स लगाना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने जज्बे से इसे कर दिखाया, जिसके लिए उन्होंने पहले अपने पंजों को मजबूती के साथ बर्फ में फंसाया और फिर खून जमा देने वाली ठंड में 1 मिनट के अंदर 60 से ज्यादा पुशअप्स लगाकर सबको हैरान कर दिया। आईटीबीपी ने भी उनके इस जज्बे को सलाम किया और अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इसका वीडियो साझा किया। नीरव मोदी और विजय माल्या से वसूली गई रकम की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी गई। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को मनी लॉन्ड्रिंग कानून से जुड़ी कुछ जानकारी दी। केंद्र ने बताया कि इसी कानून के तहत 18,000 करोड़ रुपए वापस आए। ये रकम नीरव मोदी, विजय माल्या और मेहुल चोकसी से वसूली गई। असल में सुप्रीम कोर्ट में इस मनी लॉन्ड्रिंग कानून के कुछ प्रावधानों को चुनौती दी गई थी। इसी मामले की सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट को ये जानकारी दी। आईसीसी की T20 रैंकिंग में सूर्य कुमार यादव और वेंकटेश अय्यर ने बड़ी छलांग लगाई। सूर्य कुमार 35 स्थान ऊपर 21वें पायदान पर पहुंच गए, जबकि वेंकटेश 115वें नंबर पर आ गए। इन दोनों खिलाड़ियों ने हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था। 3 और रफाल लड़ाकू विमान भारत पहुंच गए, यानी फ्रांस अब तक 36 में 35 लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना को सौंप चुका है। अहमदाबाद में 11 मार्च से आरएसएस की बैठक शुरू होगी, जो 3 दिन तक चलेगी। इसमें आरएसएस की तरफ से किए गए कामों की समीक्षा होगी। कहा जा रहा है कि इसी बैठक में आरएसएस की शाखाएं जल्द देश भर में दुगनी करने का भी लक्ष्य रखा जाएगा। दिल्ली के वजीराबाद इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच एक मुठभेड़ हुई। इसके बाद पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की रॉबर्ट्सगंज विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक भूपेश चौबे ने एक जनसभा में उठक बैठक कर लोगों से माफी मांगी। बीजेपी ने इस बार भी उन्हें इसी सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है।
जिसके लिए वो पार्टी की तरफ से आयोजित एक सम्मेलन में पहुंचे, लेकिन वहां मौजूद बीजेपी के ही कुछ कार्यकर्ताओं ने उनसे नाराजगी जताई, जिन्हें मनाने के लिए विधायक भूपेश चौबे ने अपने कान पकड़कर सबके सामने उठक बैठक की। हालांकि मंच पर बैठे दूसरे नेताओं ने उन्हें कई बार रोकना चाहा, लेकिन वो नहीं रुके। इसके बाद भूपेश चौबे ने हाथ जोड़कर भी सबसे माफी मांगी। इस दौरान उनके समर्थन में वहां खूब नारे भी लगाए गए। बीजेपी के इस सम्मेलन में झारखंड से विधायक भानु प्रकाश शाही भी शामिल हुए, जिन्होंने भूपेश चौबे के माफी मांगने की वजह बताई। 5 साल के दरमियान भूल चूक हुई है, तो हम उसकी जिम्मेवारी लेते हुए हम अपने जनता और कार्यकर्ताओं से उसके लिए माफी मांगते हैं। इसके बाद मंच पर बैठे विधायक भूपेश चौबे का माला पहनाकर सम्मान किया गया। हर साल की तरह इस बार भी गहलोत सरकार ने विधायकों को तोहफे दिए, लेकिन इस बार विधायकों को महंगे iPhone 13 की सौगात दी गई। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में बजट पेश किया, जिसके बाद हर साल की तरह विधायकों को गिफ्ट देने की परंपरा भी निभाई गई। और इस बार गहलोत सरकार ने राज्य के सभी 200 विधायकों को iPhone 13 का तोहफा दे दिया। विधायकों पर तोहफे की इस बौछार के लिए सरकार ने 2 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। एक iPhone 13 की कीमत करीब 80,000 रुपए से लेकर 1 लाख तक है। कांग्रेस ने इस महंगे गिफ्ट को सही ठहराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो तो हर सरकार देती है, वसुंधरा जी भी देती थी, iPad देते थे, क्योंकि विधायक कोई भी हो वो जनप्रतिनिधि है, जनता के लिए काम करता है। विधायकों को iPhone 13 के अलावा सरकार की तरफ से एक बैग और बजट की कॉपी भी दी गई। लेकिन अशोक गहलोत के इस फैसले को सरकार बचाने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि कुछ घंटों बाद ही राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने ऐलान किया कि बीजेपी के विधायक सरकार की ओर से दिए गए आईफोन को वापस कर देंगे, जिसकी जानकारी खुद सतीश पूनिया ने एक ट्वीट करके दी। अपने इस ट्वीट में राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष ने लिखा कि राज्य सरकार के खजाने पर पड़ने वाले बोझ को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बेटे को लाहौर में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहां की पुलिस ने यह कार्रवाई इमरान खान के बेटे मूसा मनेका की कार से शराब मिलने के बाद की। उनके बेटे यानी उनकी पत्नी के बेटे, और पुलिस ने न केवल मूसा को बल्कि गाड़ी में बैठे उसके दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि कार में शराब लेकर वो लोग कहीं जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें लाहौर में गद्दाफी स्टेडियम के पास रोक लिया। और जब मूसा मनेका के पास से पुलिस को शराब मिली तो उसने वहां मौजूद अफसरों को इसका अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली। इसके बावजूद इमरान खान के बेटे और उनके दोस्तों को वहां से सीधा पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। लेकिन इसके बाद पंजाब प्रांत के पुलिस चीफ को अधिकारियों के फोन आने शुरू हो गए, जिसके कुछ ही देर बाद इमरान खान के बेटे और उसके दोस्तों को रिहा कर दिया गया। अंपायर से बदसलूकी पर टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज़्वेरेव पर कार्रवाई हुई। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को मैक्सिकन ओपन टेनिस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया। वो डबल्स मुकाबला हार गए थे, जिसके बाद उन्होंने गुस्से में आकर अंपायर की कुर्सी पर कई बार रैकेट मार दिया। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी की वजह से कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी। हालांकि यात्रियों को बिना किसी कटौती के उनका पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा। जापान के युजावा इलाके में भारी बर्फबारी हुई, जिससे वहां सड़क किनारे बर्फ के पहाड़ बन गए। इन्हें हटाने के लिए प्रशासन को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा। अमित शाह के बीएसपी पर दिए बयान से मायावती खुश हो गई और उन्होंने उनकी तारीफ की। न्यूज़ 18 से बातचीत के दौरान अमित शाह ने कहा था कि यूपी के चुनाव में बीएसपी को अच्छे वोट मिलेंगे और उसे दूसरी पार्टियों से कम आंकना गलत होगा। अमित शाह की इस बात से मायावती खुश दिखी। लखनऊ में वोट डालकर निकली मायावती ने मीडिया से इस बारे में बात की। अमित शाह का बयान उन्हें इतना अच्छा लगा कि उन्होंने खुलकर उनकी तारीफ कर डाली। ये उनकी महानता है कि उन्होंने सच्चाई को स्वीकार किया है। न्यूज़ 18 को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने माना था कि यूपी चुनाव में बीएसपी की ताकत दिखाई देगी और उसे मुस्लिम समुदाय का भी वोट मिलेगा। बीएसपी की रिलेवेंसी खत्म हुई है, वो बात ठीक है। वोट आएंगे, मैं मानता हूँ वोट। मुसलमान भी काफी बड़ी मात्रा में जुड़ गए। मुसलमान बीएसपी को भी काफी बड़ी मात्रा में वोट देंगे। काफी सीट। हालांकि बीजेपी और बीएसपी के गठबंधन की चर्चा को उन्होंने गलत बताया था और दावा किया था कि यूपी में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाएगी। लेकिन यूपी में चौथे चरण के मतदान से पहले अमित शाह के बीएसपी पर आए बयान से मायावती गदगद हो गई।
और उन्होंने ये दावा कर दिया कि इस बार मुस्लिम समुदाय समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देने वाला। मुस्लिम समाज के लोग हैं तो वो इनकी समाजवादी पार्टी की कार्यशैली से बहुत ज्यादा दुखी रहे। तो मुस्लिम समाज तो उनसे वैसे ही नाराज है, तो उनको वोट कैसे दे देगा। लेकिन जेडीयू ने मायावती के इस बयान को उनका हार का डर बता दिया। मायावती जी अपने खोते हुए जन आधार को लेकर के चिंतित हैं, लिहाजा उन्होंने मुस्लिम्स को लेकर के इस तरह का वक्तव्य दिया है। जेडीयू बिहार में भले ही बीजेपी के साथ सरकार चला रही है, लेकिन यूपी की 51 सीटों पर वो उसके खिलाफ मैदान में है। यूपी में बीएसपी के प्रदर्शन पर भी दोनों पार्टियों की राय अलग अलग दिखी। वजह से वो लखनऊ में वोट नहीं दे सके। एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े ने मुंबई के पास ठाणे पुलिस स्टेशन में अपना बयान दर्ज करवाया। उन पर गलत तरीके से बियर बार का लाइसेंस लेने का आरोप है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए पेंशन से जुड़ा एक बड़ा ऐलान किया। सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर लागू कर दी। इससे पहले 1 जनवरी 2004 से पहले वाले कर्मचारियों को ही ये पेंशन सुविधा मिलती थी, जबकि इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पेंशन, प्रोविडेंट फंड और मेडिकल भत्ते की सुविधाएं बंद कर दी गई थी। तो पुरानी पेंशन जो है इसीलिए वो किया गया कि जिससे कि वो वापस सीकर हो जाए। अमेरिका के यूटा में बर्फबारी के बीच सेना के 2 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गए। इसी जगह पर स्कीइंग भी होती है, जिसके लिए वहां कई खिलाड़ी जुटे थे। हालांकि राहत की बात यह रही कि इन हादसों में कोई घायल नहीं हुआ। पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक का कोरोना की वजह से इस्लामाबाद में निधन हो गया। वो 70 साल के थे। मध्य प्रदेश में एक संत के ज्योतिरादित्य सिंधिया पर की गई भविष्यवाणी पर घमासान मच गया। एक दिन पहले सिंधिया ग्वालियर के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां जैन मुनि विजयेश सागर ने उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना जताई। हमारे सिंधिया जी, अभी आप देखना कुछ दिन बाद यहाँ के सीएम के रूप में देख सकते हैं। जैन मुनि के इस बयान के बाद कार्यक्रम में बैठे सिंधिया के समर्थकों ने खुशी जताई, लेकिन कांग्रेस ने इस बहाने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तंज कस दिया। बार बार नया मुख्यमंत्री आने की जो खबरें आती है, इसका मतलब है कि आज का मौजूदा मुख्यमंत्री है वो कमजोर है। कंबोडिया में 3 से 4 साल के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू कर दिया गया। पिछले कुछ महीनों में इसी उम्र के कई बच्चे वहां कोरोना की चपेट में आए थे। यही नहीं, कंबोडिया के प्रधानमंत्री के 5 नाती पोते भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रामीण विकास पर आयोजित एक वेबिनार में हिस्सा लिया। इस ऑनलाइन कार्यक्रम में गांवों के विकास के लिए बजट में किए प्रावधानों पर चर्चा हुई। इस दौरान पंचायती राज और ग्रामीण विकास समेत 10 मंत्रालयों के मंत्री भी शामिल रहे। बजट को गांव के जीवन में बदलाव लाने में ये हम कैसे कर सके। अगर ये हम कर लेंगे तो आप देखिए कोई भी नागरिक पीछे नहीं छूटेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी। इससे पहले एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें यह दलील दी गई कि कोरोना संकट की वजह से बच्चों की ठीक से पढ़ाई नहीं हुई है। ऐसे में सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के जरिए ही नंबर दे दिए जाएं। मगर कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी और कहा कि ऐसी याचिकाएं दाखिल नहीं होनी चाहिए। शायर मुनव्वर राना ने बताया कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था, इसकी वजह से वो लखनऊ में वोट नहीं दे सके। एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े ने मुंबई के पास ठाणे पुलिस स्टेशन में अपना बयान दर्ज करवाया। उन पर गलत तरीके से बियर बार का लाइसेंस लेने का आरोप है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए पेंशन से जुड़ा एक बड़ा ऐलान किया। सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर लागू कर दी। इससे पहले 1 जनवरी 2004 से पहले वाले कर्मचारियों को ही ये पेंशन सुविधा मिलती थी, जबकि इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पेंशन, प्रोविडेंट फंड और मेडिकल भत्ते की सुविधाएं बंद कर दी गई थी। तो पुरानी पेंशन जो है इसीलिए वो किया गया कि जिससे कि वो वापस सीकर हो जाए। अमेरिका के यूटा में बर्फबारी के बीच सेना के 2 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गए। इसी जगह पर स्कीइंग भी होती है, जिसके लिए वहां कई खिलाड़ी जुटे थे। हालांकि राहत की बात यह रही कि इन हादसों में कोई घायल नहीं हुआ। पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक का कोरोना की वजह से इस्लामाबाद में निधन हो गया। वो 70 साल के थे। मध्य प्रदेश में एक संत के ज्योतिरादित्य सिंधिया पर की गई भविष्यवाणी पर घमासान मच गया। एक दिन पहले सिंधिया ग्वालियर के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां जैन मुनि विजयेश सागर ने उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना जताई। हमारे सिंधिया जी, अभी आप देखना कुछ दिन बाद यहाँ के सीएम के रूप में देख सकते हैं।
जैन मुनि के इस बयान के बाद कार्यक्रम में बैठे सिंधिया के समर्थकों ने खुशी जताई, लेकिन कांग्रेस ने इस बहाने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तंज कस दिया। बार बार नया मुख्यमंत्री आने की जो खबरें आती है, इसका मतलब है कि आज का मौजूदा मुख्यमंत्री है वो कमजोर है। कंबोडिया में 3 से 4 साल के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू कर दिया गया। पिछले कुछ महीनों में इसी उम्र के कई बच्चे वहां कोरोना की चपेट में आए थे। यही नहीं, कंबोडिया के प्रधानमंत्री के 5 नाती पोते भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रामीण विकास पर आयोजित एक वेबिनार में हिस्सा लिया। इस ऑनलाइन कार्यक्रम में गांवों के विकास के लिए बजट में किए प्रावधानों पर चर्चा हुई। इस दौरान पंचायती राज और ग्रामीण विकास समेत 10 मंत्रालयों के मंत्री भी शामिल रहे। बजट को गांव के जीवन में बदलाव लाने में हम कैसे कर सके, अगर ये हम कर लेंगे तो आप देखिए कोई भी नागरिक पीछे नहीं छूटेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी। इससे पहले एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें यह दलील दी गई कि कोरोना संकट की वजह से बच्चों की ठीक से पढ़ाई नहीं हुई है। ऐसे में सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के जरिए ही नंबर दे दिए जाएं। मगर कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी और कहा कि ऐसी याचिकाएं दाखिल नहीं होनी चाहिए। शायर मुनव्वर राना ने बताया कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था, इसकी वजह से वो लखनऊ में वोट नहीं दे सके। एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े ने मुंबई के पास ठाणे पुलिस स्टेशन में अपना बयान दर्ज करवाया। उन पर गलत तरीके से बियर बार का लाइसेंस लेने का आरोप है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए पेंशन से जुड़ा एक बड़ा ऐलान किया। सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर लागू कर दी। इससे पहले 1 जनवरी 2004 से पहले वाले कर्मचारियों को ही ये पेंशन सुविधा मिलती थी, जबकि इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पेंशन, प्रोविडेंट फंड और मेडिकल भत्ते की सुविधाएं बंद कर दी गई थी। तो पुरानी पेंशन जो है इसीलिए वो किया गया कि जिससे कि वो वापस सीकर हो जाए। अमेरिका के यूटा में बर्फबारी के बीच सेना के 2 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गए। इसी जगह पर स्कीइंग भी होती है, जिसके लिए वहां कई खिलाड़ी जुटे थे। हालांकि राहत की बात यह रही कि इन हादसों में कोई घायल नहीं हुआ। पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक का कोरोना की वजह से इस्लामाबाद में निधन हो गया। वो 70 साल के थे। मध्य प्रदेश में एक संत के ज्योतिरादित्य सिंधिया पर की गई भविष्यवाणी पर घमासान मच गया। एक दिन पहले सिंधिया ग्वालियर के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां जैन मुनि विजयेश सागर ने उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना जताई। हमारे सिंधिया जी, अभी आप देखना कुछ दिन बाद यहाँ के सीएम के रूप में देख सकते हैं। जैन मुनि के इस बयान के बाद कार्यक्रम में बैठे सिंधिया के समर्थकों ने खुशी जताई, लेकिन कांग्रेस ने इस बहाने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तंज कस दिया। बार बार नया मुख्यमंत्री आने की जो खबरें आती है, इसका मतलब है कि आज का मौजूदा मुख्यमंत्री है वो कमजोर है। कंबोडिया में 3 से 4 साल के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू कर दिया गया। पिछले कुछ महीनों में इसी उम्र के कई बच्चे वहां कोरोना की चपेट में आए थे। यही नहीं, कंबोडिया के प्रधानमंत्री के 5 नाती पोते भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रामीण विकास पर आयोजित एक वेबिनार में हिस्सा लिया। इस ऑनलाइन कार्यक्रम में गांवों के विकास के लिए बजट में किए प्रावधानों पर चर्चा हुई। इस दौरान पंचायती राज और ग्रामीण विकास समेत 10 मंत्रालयों के मंत्री भी शामिल रहे। बजट को गांव के जीवन में बदलाव लाने में हम कैसे कर सके, अगर ये हम कर लेंगे तो आप देखिए कोई भी नागरिक पीछे नहीं छूटेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी। इससे पहले एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें यह दलील दी गई कि कोरोना संकट की वजह से बच्चों की ठीक से पढ़ाई नहीं हुई है। ऐसे में सिर्फ इंटरनल असेसमेंट आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक को 3 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेजा गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया था। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद उद्धव ठाकरे के आवास पर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की बैठक हुई। बैठक में सीएम उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अजीत पवार समेत सभी बड़े मंत्री मौजूद रहे। आज इस मामले में महा अघाड़ी गठबंधन प्रदर्शन भी करने वाली है। आज नवाब मलिक के खिलाफ बीजेपी भी प्रदर्शन करने वाली है। नवाब मलिक पर दाऊद कनेक्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। दाऊद जैसे देश के दुश्मन को मदद जिनके माध्यम से हुई, उनको बचाने के लिए और उनका मंत्री पद बचाने के लिए पूरी सरकार उनके पीछे खड़ी है। मुझे लगता है कि इसका देश को जवाब इस सरकार को देना पड़ेगा। के इतिहास में
आज काला दिन है। 93 के मुंबई बॉम्ब विस्फोट में जिनका सहभाग था, ऐसे लोगों के साथ महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक के आर्थिक संबंध मनी लॉन्ड्रिंग या ईडी ने स्पष्ट किए, उनको गिरफ्तार किया। कोर्ट ने उनको 3 मार्च तक रिमांड दिया। महाराष्ट्र के सभी बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता और नागरिकों को मैं आह्वान करता हूँ कि जहां जहां हो सके सब जगह हम प्रदर्शन करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक को 3 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। इस मामले में ईडी ने मुंबई में करीब 8 घंटे पूछताछ के बाद उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया, जहां से नवाब मलिक को ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। हिरासत मिलने के बाद ईडी जब उन्हें लेकर कोर्ट से जाने लगी तो मीडिया ने उनसे सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन एनसीपी नेता ने कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने सिर्फ मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया। मगर वो एक ट्वीट के जरिए विरोधियों पर हमला बोलने से नहीं चूके। ये ट्वीट उनकी तरफ से ईडी की हिरासत में भेजे जाने के बाद किया गया। कोर्ट में ईडी की ओर से नवाब मलिक पर दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन का जो आरोप लगाया गया, उसे उनके वकील ने बेबुनियाद बताया। नवाब मलिक साहब का सीधे तरीके से किसी भी रूप में हसीना पारकर या दाऊद कंपनी के साथ में कोई कनेक्शन नहीं है। इस एक गिरफ्तारी ने महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी भूचाल ला दिया और मौके की ताक में बैठी बीजेपी ने नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बहाने महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला। साथ ही उसने राज्य भर में उद्धव सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया, जिसकी जानकारी महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने दी। पाटिल के अलावा राज्य के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस भी सामने आए और उन्होंने उद्धव सरकार पर मंत्री नवाब मलिक को बचाने का आरोप लगाया। देश के दुश्मन को मदद जिनके माध्यम से हुई, उनको बचाने के लिए और उनका मंत्री पद बचाने के लिए पूरी सरकार उनके पीछे खड़ी है। इस पूरे मामले पर शरद पवार के घर भी एक अहम बैठक हुई, जिसमें ईडी की कार्रवाई का जवाब देने की रणनीति पर चर्चा हुई। इस बैठक के बाद बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए ये साफ कर दिया गया कि नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं होगा। हम कानून से भी लड़ेंगे और जनता में जाकर भी हम हमारी बातें जो है सबके सामने रखेंगे। इतना ही नहीं, सरकार में शामिल तीनों पार्टियों शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने ईडी की इस कार्रवाई के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का ऐलान किया। तो वहीं इस मामले में एनसीपी को विपक्ष के कई नेताओं का साथ मिला, जिनमें ममता बनर्जी भी शामिल हैं, जिन्होंने शरद पवार को फोन किया और उनसे करीब 10 मिनट तक इस मामले पर बात की। ओडिशा पुलिस ने 67 साल के एक ऐसे ठग को गिरफ्तार किया जिसने पैसों के लालच में 27 शादियां की। वैसे पुलिस को शक है कि 67 साल का ये बुजुर्ग 60 से अधिक महिलाओं को धोखा दे चुका है। पुलिस की जांच में इस ठग के बारे में एक से बढ़कर एक चौंकाने वाली बातें पता चली, जिन्हें सुनकर किसी का भी दिमाग चकरा जाए। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह कि 67 साल के इस शख्स पर पैसों के लिए 1-2 नहीं बल्कि 27 शादियां करने का आरोप है। भुवनेश्वर के डीसीपी ने इस ठग की गिरफ्तारी की जानकारी ट्वीट करके दी, जिनमें उसकी फोटो और अखबारों की वो कटिंग दिखी जिनमें इस ठग के कई कारनामों का कच्चा चिट्ठा छपा था। पुलिस का कहना है कि बिभू प्रकाश नाम का यह आदमी अगले हफ्ते 2 और शादियां करने वाला था। मतलब ये कि उसकी शादियों का नंबर 27 से बढ़कर 29 होने ही वाला था कि पुलिस ने इस लुटेरे दूल्हे को धर दबोचा। पुलिस ने बताया कि शादी करने के लिए बिभू कभी डॉक्टर, कभी सरकारी अफसर बन जाता था। मेडिकल लैब में असिस्टेंट रह चुके आम से दिखने वाले इस शख्स ने जिन महिलाओं को चूना लगाया उनमें केरल लोक सेवा आयोग और आईटीबीपी की अफसर समेत सुप्रीम कोर्ट की वकील और दिल्ली की टीचर शामिल हैं। इसके अलावा भी उसने सरकारी नौकरी करने वाली कई महिलाओं को फंसाया और शादी के कुछ दिन बाद पैसे और गहने लेकर भाग गया। एक और दिलचस्प बात जो इसके बारे में पता चली वो ये कि बिभू अपने फोन में शिकार बनाई जाने वाली महिलाओं के नंबर पत्नी 1, पत्नी 2, टीचर पत्नी और होने वाली पत्नी जैसे नामों से सेव करता था। बिभू प्रकाश की पहली शादी 1978 में हुई थी। जांच में पता चला कि पहली पत्नी से अनबन होने के बाद वो भुवनेश्वर में अकेले रहने लगा, जिसके बाद उसने एक के बाद एक कई शादियां की। बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी। इससे पहले एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें यह दलील दी गई कि कोरोना संकट की वजह से बच्चों की ठीक से पढ़ाई नहीं हुई है। ऐसे में सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के जरिए ही नंबर दे दिए जाएं। मगर कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी और कहा कि ऐसी याचिकाएं दाखिल नहीं होनी चाहिए।
शायर मुनव्वर राना ने बताया कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था, इसकी वजह से वो लखनऊ में वोट नहीं दे सके। एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े ने मुंबई के पास ठाणे पुलिस स्टेशन में अपना बयान दर्ज करवाया। उन पर गलत तरीके से बियर बार का लाइसेंस लेने का आरोप है। बीजेपी नेता मोहित कंबोज के खिलाफ मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। कल नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद मोहित कंबोज ने हाथ में तलवार लेकर कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाया था। मुंबई पुलिस ने कोरोना के नियमों का उल्लंघन के साथ साथ सार्वजनिक स्थान पर हथियार लहराने को लेकर मामला दर्ज किया है। तो मोहित कंबोज पर अब मामला दर्ज हो चुका है। कल नवाब मलिक की गिरफ्तारी होती है और ऐसे में मोहित कंबोज ने तलवार के साथ जश्न मनाया था। इसको लेकर के अब ये मामला दर्ज हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मोहित कंबोज जो कि बीजेपी नेता है, कल उन्होंने तलवार लेकर के जश्न मनाया था नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद। अब इसी सिलसिले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। चंडीगढ़ में बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। निजीकरण के विरोध में 72 घंटे की हड़ताल का ऐलान किया गया था। इसकी शुरुआत सोमवार रात 11 बजे से शुरू हुई थी, जिसकी वजह से चंडीगढ़ के ज्यादातर इलाके घने अंधेरे में डूब गए और करीब 40 घंटे से बिजली गुल होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ना स्ट्रीट लाइटें हैं, ना घर की लाइटें हैं। पूरे चंडीगढ़ में ऐसा अंधेरा छाया कि पहली बार जिंदगी में देखा हमने। घरों में तो लोगों ने किसी तरह मोमबत्तियां जलाकर काम चलाया, लेकिन घने अंधेरे के बीच ट्रैफिक लाइट भी बंद होने की वजह से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गए और देखते देखते पूरे प्लान के साथ बसाया गया एक शहर बदइंतजामी का शिकार हो गया। और बताया गया कि चंडीगढ़ में कई सेक्टरों से लगातार बिजली जाने की शिकायतें आती रहीं, जिनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि पावर कट की शिकायत के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर ठप पड़ गए और हालात अपने काबू से बाहर होते देख चंडीगढ़ प्रशासन को पंजाब और हरियाणा से मदद के लिए 400 कर्मचारी बुलाने पड़े। और हड़ताल खत्म करने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने आनन फानन में एस्मा भी लागू कर दिया। इस कानून के तहत जरूरी सेवा से जुड़े कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकते, लेकिन इसका भी हड़ताल कर रहे कर्मचारियों पर कोई असर नहीं दिखा और चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में परेड ग्राउंड के पास उनका धरना जारी रहा, जिसके लिए हड़ताल में शामिल लोग रैली निकालते हुए वहां तक पहुंचे। नहीं चलेगी। धरने पर बैठे बिजली विभाग के कर्मचारियों ने सरकार के अड़ियल रवैये को हड़ताल की वजह बताया। ये बिजली के कर्मचारियों की लड़ाई भी है और आम लोगों की लड़ाई भी है, इस करके हम इस लड़ाई में हमें मजबूरी में जो है ये फैसला हड़ताल करना पड़ा है। बताया गया कि दूसरे राज्यों से आए कर्मचारियों की मदद से चंडीगढ़ में कई जगह बिजली बहाल कर दी गई, लेकिन लंबे समय तक बिजली गुल होने की वजह से चंडीगढ़ प्रशासन के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि बिजली कटने का बहुत बड़ा असर सरकारी अस्पतालों पर भी पड़ा और वहां कई ऑपरेशन टालने पड़ गए। इसके अलावा बिजली नहीं होने की वजह से चंडीगढ़ के हजारों घरों में पानी की सप्लाई भी नहीं हो पाई। यही नहीं, मोबाइल कंपनियों के टावरों पर भी बिजली गुल होने का असर दिखाई दिया और कई जगहों पर मोबाइल नेटवर्क बंद हो गए, जिसके बाद चंडीगढ़ प्रशासन को हालात से निपटने के लिए सेना की मदद मांगनी पड़ी। कर्नाटक के शिवमोगा में हुए हर्षा हत्याकांड की आग कई राज्यों में फैल गई। हर्षा की हत्या 20 फरवरी की रात हुई थी, जिसके बाद शिवमोगा और कर्नाटक के दूसरे जिलों में हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए और 3 दिन में प्रदर्शन की आग कई राज्यों तक पहुंच गई। हर्षा को न्याय दिलाने के लिए शिवमोगा से जो आवाज उठी थी वो यूपी के सहारनपुर में भी गूंजी। हर्षा के सम्मान में बागपत में भी पुतला जला। वहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुतले को पैरों से मारकर अपना गुस्सा उतारा। हर्षा की हत्या के विरोध में दिन में यूपी की कई जगहों पर पुतले फूंके गए, तो हैदराबाद में रात में कैंडल मार्च निकाला गया और मांग की गई कि हर्षा के हत्यारों को कड़ी सजा दी जाए। हर्षा हत्याकांड में 3 दिन में 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस बीच कर्नाटक में हर्षा की हत्या के विरोध में प्रदर्शन और तेज हो गया और कलबुर्गी में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। कर्नाटक सरकार इस मामले में अलर्ट है। वो केवल शिवमोगा ही नहीं, दूसरे जिलों पर भी ध्यान दे रही है। उडुपी में तो पुलिस और सुरक्षा बल ने मार्च भी निकाला। इस बीच शिवमोगा में पुलिस हर्षा हत्याकांड के आरोपियों को लेकर जिला अदालत पहुंची। पुलिस ने एक दिन पहले ही बता दिया था कि वो उनकी रिमांड लेने की तैयारी कर रही है। पुलिस उन्हें इसीलिए कोर्ट ले गई। 8 ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಉಳಿದವರನ್ನ ಇಂಟ್ರಾಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳಿಂದ ತನಿಖೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ। राज्य सरकार ने संकेत दिए हैं कि वो इस मामले को एनआईए को भी सौंप सकती है। एनआईए को देने की कोई बात नहीं है। जरूर जरूरत पड़ेगा तो सब करेंगे। 20 फरवरी की रात जब हर्षा की हत्या हुई थी तो शिवमोगा जल उठा था। सड़कों पर जलती मोटरसाइकिलें और तोड़फोड़ की जो तस्वीरें आई थीं, उन्हें देखकर वहां पहले तनाव का अंदाजा लग रहा था, जिसके बाद पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स मैदान में उतर आए और रात दिन एक कर वहां हालात काबू में किए गए। फिलहाल शिवमोगा में धारा 144 लागू है। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध का खतरा अब भी बरकरार है। पूरे यूक्रेन में इमरजेंसी लगा दी गई है। रूस पर
आर्थिक प्रतिबंध का भी असर नहीं हुआ है। वहीं चीन ने इस प्रतिबंध का कड़ा विरोध किया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने रूस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि रूस सिर्फ यूक्रेन पर ही हमला नहीं कर रहा, संयुक्त राष्ट्र और दुनिया को निशाने पर ले रहा है रूस। उन्होंने कहा कि पूर्वी यूक्रेन में रूस की सेना ने कब्जा कर लिया है। वहीं यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं। छात्रों के परिवार वाले परेशान हो रहे हैं। यूक्रेन और रूस के संकट में पहली बार यूक्रेन ने बेहद आक्रामक रूप दिखाया। यूक्रेन के राष्ट्रपति का बड़ा दावा सामने आया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन सीमा पर तकरीबन 2 लाख रूसी सैनिक तैनात हैं। साथ ही ये भी कहा कि जल्द ही रूस यूरोप के खिलाफ बड़ा युद्ध छेड़ सकता है। यूक्रेन ने एक तरफ इमरजेंसी लगा दी तो दूसरी तरफ रूस में मौजूद अपने नागरिकों को रूस में निकलने को कह दिया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा कि यूक्रेन पर रूस के बड़े पैमाने पर हमले का खतरा बना हुआ है। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बड़ा दावा कर दिया है, यूरोप के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा है रूस। यूक्रेन का यह भी कहना है कि रूस ने यूक्रेन सीमा के पास 2 लाख सैनिक तैनात किए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और जापान समेत दुनिया की कई बड़ी ताकतें आर्थिक प्रतिबंध लगा चुकी हैं, लेकिन रूस पर किसी भी तरह का दबाव काम नहीं कर रहा। अमेरिका रोज नई धमकी दे रहा है। प्रतिबंध लगाने के साथ ये दावा भी कर रहा है कि रूस को बहुत बुरे नतीजे भुगतने पड़ेंगे, लेकिन ना तो पुतिन के इरादे कमजोर पड़ रहे हैं, न ही रूस की फौज के कदम पीछे हट रहे हैं। हर तरफ से बढ़ रहे दबाव के बावजूद रूस अपने पहले से बताए गए एजेंडे पर आगे बढ़ रहा है। रूस की फौज यूक्रेन की सीमा पर डटी और हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। पुतिन को इतनी हिम्मत आखिर कहां से मिल रही है जिसके दम पर वो दुनिया की महाशक्तियों के आगे भी झुकने को तैयार नहीं? इसका जवाब है रूस की अर्थव्यवस्था, मतलब पैसे का खेल। पैसे का खेल ऐसा है कि रूस को जितनी जरूरत दुनिया की है, दुनिया को उससे ज्यादा जरूरत रूस की है। मतलब अगर रूस से रिश्ते तोड़ दिए गए तो दुनिया के कई मुल्कों में खाने के लाले पड़ जाएंगे। टेंशन का माहौल बना हुआ है इस वक्त यूक्रेन में। ये पूर्वी यूरोप का हिस्सा है और यूरोपियन यूनियन रूस से रिश्ते खत्म करने की बात कर रहा है। यूरोपियन यूनियन मतलब यूरोप के सारे देशों का संगठन। उन्होंने भी अमेरिका का साथ देने का ऐलान किया है और कहा है कि वो भी रूस पर प्रतिबंध लगा देंगे। लेकिन सच्चाई तो यह है कि यूरोप में 40% नेचुरल गैस की सप्लाई रूस से होती है। यूरोप में लोगों के लिए गैस बहुत जरूरी है, पेट्रोल से भी जरूरी। बहुत सारे उद्योग वहां पर गैस से ही चलते हैं। असल में यूरोप में ठंड बहुत पड़ती है। वहां ठंड में घरों को गर्म रखना जरूरी हो जाता है। इसके लिए जो हीटर लगते हैं वो गैस से चलते हैं। वहां गैस का इस्तेमाल बिजली से भी कई गुना ज्यादा होता है। मतलब यह कि गैस के बिना गुजारा यूरोप के देशों के लिए मुमकिन ही नहीं। ऊपर से कच्चा तेल, यूरोप में कच्चे तेल की जितनी खपत है उसका 1/4 मतलब 25% हिस्सा रूस से आता है। रूस कच्चा तेल निकालने वाले दुनिया के सबसे बड़े मुल्कों में शामिल है। और अगर रूस से कच्चा तेल या नेचुरल गैस की सप्लाई यूरोप में पहुंचनी बंद हुई तो कई मुल्कों में न तो लोगों को पेट्रोल मिलेगा, न ही नेचुरल गैस। मतलब लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। यह तो बात केवल यूरोप की है, जो कच्चे तेल और गैस की जरूरतों के लिए रूस पर एक तरह से पूरी तरह निर्भर है। इसीलिए यूरोपियन यूनियन ने जब रूस पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया तो कुछ बैंकों और कुछ कंपनियों का जिक्र तो किया, लेकिन यह बिल्कुल नहीं कहा कि कच्चे तेल और गैस की सप्लाई भी बंद की जाएगी। दूसरी तरफ ऐसे बहुत सारे मुल्क हैं जहां रूस पर प्रतिबंध लगते ही भुखमरी की नौबत आ सकती है। क्योंकि रूस केवल कच्चे तेल का ही उत्पादन नहीं करता, बल्कि अनाज एक्सपोर्ट करने में भी रूस काफी आगे है। दुनिया भर में जितना भी गेहूं एक्सपोर्ट होता है उसका 25% अकेला रूस ही करता है। मिस्र और तुर्की तो पेट भरने के लिए रूस से आने वाले गेहूं पर निर्भर हैं। बहरीन, इराक, कतर, सऊदी अरब और यूएई जैसे पश्चिम एशिया के कई बड़े देशों में गेहूं रूस से पहुंचता है। अफ्रीका के भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्हें रूस से ही गेहूं मिलता है। यही वजह है कि पुतिन का गेम प्लान समझने के लिए पैसे का खेल समझना जरूरी है। अगर दुनिया ने पुतिन से रिश्ता तोड़ लिया तो इतने सारे मुल्कों में अनाज की किल्लत पैदा हो जाएगी, कीमतें आसमान छूने लगेंगी, लोगों के भूख से मरने की नौबत आ जाएगी, जिसमें रूस से ज्यादा नुकसान बाकी दुनिया का होगा। लेकिन ये तो बात हुई रूस पर निर्भर होने की। मतलब ये कि यूरोप गैस और कच्चे तेल के लिए रूस पर निर्भर है। बहुत सारे मुल्क गेहूं के लिए रूस पर निर्भर है। लेकिन पैसे का खेल तो इससे आगे है। ऐसा खेल जिसमें पुतिन को मात देना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन दिखने लगा। क्योंकि रूस और यूक्रेन में टेंशन बढ़नी जैसे ही शुरू हुई, कच्चा तेल महंगा होना शुरू हो गया। महंगा भी थोड़ा बहुत नहीं, 2 महीने में 1.5 गुना महंगा हो चुका है कच्चा तेल। दिसंबर में कच्चे तेल का भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब $68 प्रति बैरल था। कच्चे तेल को बैरल में नापा जाता है।
बहुत बड़ा होता है एक बैरल का मतलब 159 लीटर और $68 का मतलब मोटे तौर पर मान लीजिए 5100 रुपए। तो 5100 रुपए का बिक रहा था 159 लीटर कच्चा तेल। यह भाव था कच्चे तेल का दिसंबर में, लेकिन अब यह कीमत $98 प्रति बैरल तक पहुंच गई। रुपए में यह कीमत हो गई 7350 रुपए। जो एक बैरल पहले 5100 रुपए का था वो महंगा होकर अब 7350 रुपए का हो गया। और ये कच्चा तेल बनाना नहीं पड़ता, ये निकाला जाता है। ये प्राकृतिक संसाधन है, जहां है वहां है। जैसे रूस में है तो उसको निकालने में जितना खर्च आता है वो खर्च न दाम बढ़ने पर बढ़ता है न कम होता है, खर्च तो उतना ही है। लेकिन जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़े तो कीमतें बढ़ गई और मुनाफा अपने आप बढ़ गया। अब ये समझिए कि रूस कितना तेल निकालता है, रोज का 1 करोड़ बैरल से भी ज्यादा। ये रोजाना का उत्पादन। पहले एक बैरल की कीमत जब 5100 रुपए थी तो रोज रूस को 1 करोड़ बैरल की सप्लाई करने पर मिलते थे 5100 करोड़ रुपए। अब जब कीमत बढ़ गई तो रूस को रोज उसी 1 बैरल कच्चे तेल के लिए मिलते हैं 7350 करोड़ रुपए। माल वही है, उतना ही है, लेकिन कीमत 5100 करोड़ से 7350 करोड़ हो गई। केवल तनाव बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी और रूस की कमाई रोजाना 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ गई। अब अगर हालात बेहतर न हुए तो कच्चा तेल और महंगा होने का अनुमान है। जितना महंगा तेल होगा रूस की कमाई उतनी ही बढ़ेगी। अब ये 2000 करोड़ रोजाना इतनी बड़ी रकम है कि रूस को कोई झटका नहीं लग रहा, बल्कि वो रोजाना और ज्यादा अमीर हो रहा है। सेना को यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात करने का पूरा खर्च निकाल रहा है। जितना भी नुकसान कोरोना महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था का हुआ होगा उसकी भरपाई इस दौरान हो जाएगी। मतलब ये कि जिस वक्त दुनिया की महाशक्तियां रूस को प्रतिबंधों से डरा रही हैं, उस वक्त रूस की अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज मिल रहा है। लेकिन अमेरिका धमकी दे रहा है कि वो रूस के कच्चा तेल या नेचुरल गैस बेचने पर ही बैन लगा देगा। ऐसा प्रतिबंध अब तक नहीं लगाया गया, लेकिन अमेरिका ऐसा करने की धमकी पहले भी देता रहा। और अब अगर ऐसा होता है कि अमेरिका रूस पर नए प्रतिबंध लगाए और उसके कच्चा तेल और नेचुरल गैस बेचने पर रोक लगा दे तो क्या होगा? ऐसा नहीं है कि रूस कच्चे तेल की सप्लाई नहीं कर पाएगा और उसकी अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी, बल्कि रूस के पास इसका भी इंतजाम पहले से ही है। तनाव के हालात बनने से ठीक पहले व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई थी शी जिनपिंग से। पुतिन बीजिंग पहुंचे थे विंटर ओलंपिक्स के उद्घाटन के मौके पर। उसी वक्त चीन और रूस के बीच कच्चे तेल पर एक बहुत बड़ी डील हुई थी। ऐसी डील जिस पर लोगों का उस वक्त ध्यान तक नहीं गया, लेकिन अब लोगों को ऐसा लग रहा है कि पुतिन तो बाइडेन की हर चाल के लिए पहले से तैयार थे, क्योंकि रूस और चीन के बीच हुई डील कच्चे तेल की खरीद से जुड़ी थी। इस डील की बहुत ज्यादा जानकारी न तो रूस ने दुनिया को बताई और न ही चीन ने, लेकिन इतना तय है अगर हालात बिगड़े और रूस को कच्चा तेल बेचने में परेशानी हुई तो चीन उसके साथ खड़ा होगा। अमेरिका के किसी भी प्रतिबंध की परवाह किए बिना चीन रूस के साथ खड़ा दिखाई दे सकता है। चीन के रिश्ते अमेरिका के साथ पहले से बिगड़े हुए हैं। दोनों के बीच ट्रेड वॉर कई साल से चल रही है। उसका नतीजा यह हो सकता है कि चीन इस मुसीबत के वक्त रूस के साथ खड़ा हो जाए। वैसे जिस तरह के हालात बन रहे हैं, अगर जंग छिड़ गई तो पूरी दुनिया महाशक्तियों की इस लड़ाई में 2 धड़ों में बटी दिखाई देगी और उस वक्त अमेरिका के जितने भी दुश्मन हैं वो सब रूस के साथ खड़े दिखाई दे सकते हैं। फिर चाहे उनमें चीन हो, उत्तर कोरिया हो या फिर ईरान हो, ये सभी मुल्क रूस के साथ खड़े दिखाई देंगे। मतलब यह कि अमेरिका के प्रतिबंधों से या दुनिया की किसी भी महाशक्ति का लगाया हुआ आर्थिक प्रतिबंध रूस की सेहत पर ज्यादा असर नहीं डाल पाएगा। यही बात व्लादिमीर पुतिन ने अपने एक बयान में भी कही थी कि रूस किसी प्रतिबंध के आगे नहीं झुकेगा, लेकिन अगर तनाव यूं ही बढ़ता रहा तो उन देशों को तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी जो कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि महंगे तेल का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर होगा। कोरोना महामारी की मार से उबरने की कोशिश कर रहे देशों को नया झटका लग जाएगा। पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ जाएगी। मतलब यह कि जितना असर प्रतिबंध लगने का रूस पर नहीं होगा, उससे कहीं ज्यादा आर्थिक मार बाकी दुनिया महसूस करेगी। इसीलिए ऐसे हालात में अमेरिका पर भी झुकने का दबाव बढ़ेगा। यूक्रेन से भारत लौटे छात्रों के चेहरे पर मुस्कान नजर आई। छात्रों का कहना है कि अभी भी बहुत से छात्र वहां पर रह रहे हैं, उन्हें जल्द से जल्द वापस लाने की मांग कर रहे हैं। यूक्रेन में भारतीय छात्र सुरक्षित हैं, लेकिन कल क्या होगा इसका किसी को अंदाजा नहीं है।
के तौर पर बड़े मुश्किल रहा होगा। सफ़र मुश्किल नहीं था। सफ़र मुश्किल नहीं था, गवर्नमेंट ने पूरी हेल्प करी और मैं यही चाहूँगा कि इवैक्यूएशन जल्दी से हो जाए बाकी छात्रों का बस। लेकिन एक बात जो हो रही थी कि मतलब वहाँ पर बहुत सारे बच्चे फंसे हैं, तो आप बच्चों के संपर्क में थे क्या? मैं सबके संपर्क में नहीं था, मैं अपनी यूनिवर्सिटी में था। थैंक यू। सब सुरक्षित है? हाँ, सब सुरक्षित है सर। उत्तर प्रदेश के हरदोई में चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी के सामने बीजेपी समर्थकों में जय श्री राम के नारे लगाए। वो एक दिन पहले वहां एक रैली के लिए पहुंची थी और जब उनका काफिला रोड शो करते हुए जनसभा के लिए तय जगह की ओर निकला तो रास्ते में उनका सामना योगी आदित्यनाथ की रैली से लौट रहे बीजेपी समर्थकों से हो गया, जिन्हें देखकर अपनी गाड़ी की छत पर बैठी प्रियंका ने दोनों हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। इस दौरान बीजेपी समर्थकों ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस सब के बीच वहां मौजूद कुछ लोगों में उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ मच गई। प्रियंका ने भी उन्हें मायूस नहीं किया और उनसे हाथ मिलाया और जब वो गाड़ी के अंदर बैठ गईं, तो कुछ लोग उनकी गाड़ी की खिड़की के पास आ गए, जिन्हें प्रियंका ने कांग्रेस के प्रचार वाले पर्चे बांटने शुरू कर दिए। तुम्हें भी चाहिए ब्रेसलेट चाहिए। प्रियंका गांधी का यही अंदाज कुछ दिनों पहले बुलंदशहर में भी दिखा था। वहां प्रचार के दौरान उनका सामना अखिलेश यादव से हो गया था, जिन्हें देखते ही वो रुक गई थी और उन्होंने अखिलेश की तरफ हाथ हिलाया था, जिनके साथ आरएलडी नेता जयंत चौधरी भी थे। उन दोनों ने भी हाथ जोड़कर प्रियंका का अभिवादन किया था। फरीदाबाद से एक छात्र के परिजनों ने सरकार से रेस्क्यू करने की गुहार लगाई है। फरीदाबाद के विनायक चौधरी के परिवार को अपने बेटे की सुरक्षा की चिंता है। उनका बेटा यूक्रेन के लबीब शहर में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है। तो मेरी सरकार से दरखास्त है, हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि मेरा एक ही बेटा है, लबीब से उसको जल्दी से जल्दी सुरक्षित भारत लाने की कृपा करें। मेरा कहना ये है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूसी सेना को कार्रवाई रोकने का आदेश दिया गया है। यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोके रूस, ये आपात बैठक हुई है। रूस यूक्रेन संकट पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रूसी सेना को कार्रवाई का आदेश, यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि लगातार रूस ने किसी की बात भी सुनने से इनकार कर दिया है और अब आपात बैठक हुई है। रूसी सेना यूक्रेन पर हमला करने की फिराक में है और ऐसे में रूसी सैनिकों को रोकने का आदेश दिया है। रूस यूक्रेन संकट पर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं। नीरज मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। नीरज, रूस तो मानने को तैयार नहीं है, अब यूएनएससी की इसको लेकर के आपात बैठक भी हुई है। देखिए, सुरक्षा परिषद की बैठक अभी जारी है जसप्रीत, इस पूरे मसले पर, यूक्रेन संकट पे, और रूस की तरफ से बार बार जिस तरह से स्पेशल ऑपरेशन का भी आदेश दे दिया है व्लादिमीर पुतिन ने, और अभी इस वक्त थोड़ी देर पहले जब आपसे बातचीत हो रही थी, अभी फ्रांस की तरफ से अपना पक्ष रखा जा रहा। फ्रांस बार बार इस बात को दोहराया है सुरक्षा परिषद में कि बार बार रूस की तरफ से प्रोवोकेशन किया जा रहा है यूक्रेन की सेनाओं का। उसकी आलोचना तमाम देशों ने की है, अमेरिका ने भी की है, ब्रिटेन ने भी की है, और अभी थोड़ी देर बाद दूसरे देश भी बोलेंगे। भारत की तरफ से भी अपना पक्ष रखा जाएगा, क्योंकि भारत भी सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। लेकिन दूसरी तरफ अगर यूक्रेन की बात करें, डोनेट्स्क और दूसरा जो प्रांत है, वहां लगातार रूसी सेनाओं की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। डोनबास का इलाका जो है, वहां स्पेशल ऑपरेशन करने के आदेश रूसी राष्ट्रपति की तरफ से दिए गए। तो बार बार वेस्ट, अमेरिकी अगुवाई में वेस्ट के देशों का कहना है कि रूस जो है भड़का रहा है बाकी देशों को। सैंक्शन तो पहले ही लगाए जा चुके हैं, लेकिन अभी जो बैठक चल रही है सुरक्षा परिषद की, उसमें देखना होगा कि और किस तरह की कार्रवाई का बाकी देश दावा करते हैं, किस तरह का सैंक्शन रूस पे लगाते हैं। लेकिन स्पेशल ऑपरेशन के आदेश के बाद विश्व, बाकी दुनिया के देशों को लगता है कि रूस आने वाले वक्त में यूक्रेन पर हमला करेगा। उनकी सेनाएं तो पहुंच गई हैं डोनबास इलाके में, दोनों प्रांतों में, लेकिन यूक्रेन के बाकी हिस्सों पे भी कब्जा करे, ये आशंका दुनिया को है। एक और महत्वपूर्ण बात, डोनबास का जो इलाका है, जो दो प्रांतों की स्वतंत्रता की घोषणा की है, वो पूरे इलाके उन दोनों प्रांतों के विद्रोहियों के कब्जे में नहीं थे। तो इस बात की भी आशंका है कि जो जिन इलाकों पे कब्जा नहीं था, जिन इलाकों पर यूक्रेन का कब्जा था, उसको भी यूक्रेन के से हटाकर उन विद्रोहियों के हाथों में देना, ये कोशिश है रूस की। और इसके लिए बार बार तमाम आर्थिक प्रतिबंध चाहे अमेरिका की तरफ से लगाए गए हों या दुनिया भर के तमाम देशों ने रूस को चेतावनी दी हो, इसका असर रूस पर होता हुआ नहीं दिख रहा है। और बड़ी खबर इस लिहाज से यह है कि युद्ध की शुरुआत इसे कहा जाएगा।
देखिए, युद्ध की शुरुआत दूसरे पक्ष को अब तय करना है। रूस ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। यूक्रेन पर दोनों प्रांतों की स्वतंत्रता की घोषणा करके अपने सेनाओं को उन दोनों प्रांतों में भेज गई है। रूस ने तो साफ कर दिया कि वो पीछे हटने वाला नहीं। अब तय करना है पश्चिमी देशों को, जो बार बार रूस पर सैंक्शन भी लगा रहे हैं। कई तरह के सैंक्शन, वहां के एनटीटी, आर्थिक प्रतिबंध के अलावा रूस के कई लोग ऐसे हैं, व्यक्ति जो प्रभावी हैं, उन पर सैंक्शन लगाए हैं। तो तय करना है दुनिया के बाकी देशों को, खासकर पश्चिमी देशों को। रूस देखिए, रूस 7 से 8 साल के बीच में इस तरह की कार्रवाई करता है और पुतिन पीछे नहीं हटते हैं, अपना जो फैसला लेते हैं। तो तय करना है पश्चिमी देशों को यूक्रेन के मसले पर वो आने वाले वक्त में कोई जवाबी कार्रवाई मिलिट्री लेवल पे करते हैं कि नहीं, क्योंकि अपने सेनाओं को मोबिलाइज नाटो ने भी किया है और यूक्रेन की सीमा पर रूस ने तो पहले ही से अपने सैनिकों को तैनात कर रखा था। तो ये अब तय करना है पश्चिमी देशों को। कुछ देशों ने बहुत संतुलित रुख अपनाया है यूक्रेन के मसले पर, लेकिन बाकी जो पश्चिमी देश हैं वो क्लियर कट है, खासकर फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ये तमाम जो देश है, अल्बानिया, ये तमाम जो देश है, खासकर यूरोप के ज्यादातर देश, उनका मानना है कि रूस का जो आक्रामक रवैया है उसकी सख्त से सख्त, कड़े से कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए। आर्थिक प्रतिबंध अपनी जगह है, लेकिन कोई मिलिट्री जवाबी कार्रवाई पश्चिमी देशों की तरफ से होता है, इसके लिए इंतजार करना होगा। इस बात की उम्मीद कम लगती है। बिल्कुल नीरज, और जो यूक्रेन की राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बयान दिया है अब से कुछ देर पहले, उन्होंने कहा कि उन्होंने कोशिश की रशिया से बातचीत करने की, पुतिन से बातचीत करने की, लेकिन कोई बातचीत नहीं हुई। ये इशारा है बड़े युद्ध की तरफ। देखिए, बड़े युद्ध की तरफ जाएंगे, दुनिया के देश जाएंगे या पश्चिमी देश और रूस जाएंगे, ये तय करेगा पश्चिमी देशों का स्टैंड, खासकर अमेरिका का स्टैंड तय करेगा, नाटो का स्टैंड तय करेगा, यूरोप के बाकी देशों का स्टैंड तय करेगा कि क्या वो युद्ध करने को तैयार है। दूसरी तरफ आपने जिक्र किया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जो फोन कॉल किया था, कोई जवाब नहीं आया, वहां से साइलेंस उनके दूसरे पक्ष से मिला, यानी पुतिन जो if not handled carefully, may well undermine the peace and security of the region. We call for immediate de-escalation and for refraining from any further action that could contribute to a worsening of the situation. We call on all parties to exert greater efforts to bridge divergent interests. I would like to underline that the legitimate security interests of all parties should be fully taken into account. India has consistently advocated at the United Nations the need for peaceful settlement of disputes in accordance with international law and with agreements entered into by parties concerned. I underline once again that more than 20,000 Indian nationals, including students, are located in different parts of Ukraine, including in its border areas. We are facilitating the return of all Indian nationals, including students, as may be required. We believe that the solution lies in sustained diplomatic dialogue between the concerned parties. In the meantime, we strongly emphasize the vital need for all sides to maintain international peace and security by exercising the utmost restraint. I thank you. Я благодарю представителя Индии за его заявление и предоставляю तो भारत की तरफ से पक्ष को आप सुन रहे थे, और ये भारत की तरफ से कहा गया है कि जो भी छात्र, जो भी लोग इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनको भारत लाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। साथ ही ये भी कहा गया कि जो शांति है, अंतर्राष्ट्रीय शांति बेहद जरूरी है इस मसले पर, और जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है यूक्रेन और रशिया के बीच में, वो स्थिति और भयावह नहीं होनी चाहिए। ऐसे में सभी पार्टीज को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, ये भारत की तरफ से कहा गया है। तो यूएन में भारत का बयान अब से कुछ देर पहले आपने सुना। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में 20,000 भारतीय मौजूद हैं, जिसमें भारतीय छात्र भी शामिल हैं, उनको लाने की हर संभव कोशिश हो रही है। नीरज, मेरे सहयोगी इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं। नीरज, जो भारत का पक्ष आया है, एक तो यूएन में कहा गया है कि भारतीय छात्र मौजूद हैं, तमाम लोग मौजूद हैं, उनको लाने की कोशिशें हो रही हैं, साथ ही विश्व शांति बेहद जरूरी है। देखिए, भारत ने अपने उसी पक्ष को दोहराया है जो अब से 2 दिन पहले भारत की तरफ से यूएनएससी की पहली बैठक में कहा गया था। अब तक हालांकि यूक्रेन के मसले पर यह चौथी बैठक है, लेकिन यूक्रेन के 2 प्रांतों को स्वतंत्र घोषित करने के बाद ये दूसरी बैठक सुरक्षा परिषद की हो रही है। और भारत ने लगभग उसी पक्ष को दोहराया जो बार बार वो दोहराता रहा कि कूटनीतिक माध्यम से पूरे विवाद का हल होना चाहिए और कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे
दोनों पक्षों को संयम बरतने की अपील भारत ने की है। 20,000 से अधिक भारतीय नागरिक इस वक्त यूक्रेन में मौजूद है। कुछ लोगों के आने की शुरुआत हो चुकी है, कई फ्लाइट्स आ चुके हैं, तो उन पर फोकस है। भारत का प्राथमिकता यह है कि उनको वहां से निकाला जाए। देखिए, भारत के अलावा जो दूसरे देश हैं, अगर यूरोपीय देशों की बात करें, अमेरिका की बात करें, जो अभी सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं, चीन को अगर छोड़ दे, बाकी जो 4 देश है, एक रूस है अस्थायी सदस्य परमानेंट मेंबर, बाकी 3 जो परमानेंट मेंबर है, उन्होंने सख्त और कड़े शब्दों में आलोचना की है रूस के कदम की। और रूस जिस तरह से प्रोवोकेट कर रहा है, प्रोवोकेशन कर रहा है यूक्रेन का। दूसरी तरफ भारत, चीन, ये ऐसे देश है जिन्होंने अपना अब तक बयान जो है संतुलित रखा है। उनका साफ साफ कहना है कि दोनों पक्ष बातचीत के जरिए मसले का हल करें। अल्बानिया और जो 2-3 दूसरे देश हैं जो कि अस्थायी सदस्य हैं, उन्होंने भी कड़े शब्दों में रूस की आलोचना की है। इसके अलावा सुरक्षा परिषद के जो मौजूदा में सदस्य नहीं है, उनमें अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, उन्होंने अपना सैंक्शन लगा दिया है, प्रतिबंध घोषित किया है रूस पर। तो एक तरफ पश्चिमी देश इस पूरे मसले पर रूस के पूरी तरह खिलाफ है, दूसरी तरफ कुछ देश ऐसे हैं जिनमें भारत भी शामिल है, जो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि कूटनीतिक। और नीरज, मैं आपको रोकूंगी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन की राजधानी कीव में धमाके की खबर है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, कीव में धमाका हुआ है। एक तरफ जो रूस की तरफ से कहा गया है कि हथियार डाले यूक्रेन, और जो ऑपरेशन चलाया गया है, उसके बाद इस धमाके की बड़ी खबर सामने आ रही है। तो रूस यूक्रेन संकट पर बड़ी खबर, कीव में धमाका हुआ है। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको बता रहे हैं, रूस यूक्रेन संकट पर बड़ी खबर, कीव में धमाके की खबर है। और रूसी सेना मौजूद है यूक्रेन बॉर्डर पर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को समझाने की कोशिशें हुई, और जिस तरीके से बार बार हम आपको बता रहे हैं कि तमाम पश्चिमी देश हैं वो रूस के कदम के खिलाफ है, लेकिन रूस मानने को तैयार नहीं है। यूएनएससी में अब से कुछ देर पहले जो आपात बैठक हुई और उसमें भारत ने भी बयान दिया। अब रूस यूक्रेन संकट पर बड़ी खबर यह है कि कीव में धमाका हुआ है, और लगातार यूक्रेन के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन तमाम बातचीत की कोशिशें नाकाम हुई, क्योंकि एक तरह से उन्होंने कहा कि कोई बातचीत ही नहीं हुई जो आखिरी कोशिश की गई। ऐसे में ये बड़े युद्ध की तरफ इशारा है। ये अब से कुछ देर पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बयान भी दिया था। और अब बड़ी खबर, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको न्यूज़ 18 इंडिया पर बता रहे हैं। रूस यूक्रेन की राजधानी कीव में धमाका हुआ है। ये शुरुआती जानकारी है, शुरुआती जानकारी इस वक्त सामने आई है, और तस्वीरें भी सामने आएंगी, और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा पूरी पिक्चर क्लियर होगी। लेकिन यूक्रेन की राजधानी कीव में जो धमाका हुआ है, इसको इस तरीके से देखा जाए कि क्या युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि यूएनएससी में आपात बैठक होती है जिसमें ये कहा जाता है, तमाम पक्षों की तरफ से अपने बयान दर्ज किए जाते हैं। भारत ने भी तमाम लोगों से कहा है कि वो संयम बरते, और तमाम लोग इस मामले पर संयम बरते। रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, आप ये बताइए कि जो ये कीव में धमाका हुआ है और रूस ने यूक्रेन को बोला है हथियार डाले, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, क्वेश्चन आप फिर से पूछें एक बार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि 2 शहरों में धमाके हुए हैं। यूक्रेन में 2 शहरों में धमाके हुए हैं। रूस यूक्रेन संकट पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक तो यूक्रेन की राजधानी कीव में धमाका हुआ है, और दूसरे शहर में भी धमाका हुआ है। तो एक के बाद एक धमाके। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ये किसी की भी बात को मानने को तैयार नहीं है, चाहे फिर वो आर्थिक प्रतिबंध की बात हो, तमाम पश्चिमी देश या फिर यूक्रेन की तरफ से जो पहल की गई थी। और अब एक के बाद एक 2 धमाके हुए हैं। एक तो यूक्रेन की राजधानी कीव में हुआ है, और दूसरा धमाका भी हुआ है। ये बहुत ही शुरुआती जानकारी है जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, और ये भी हम चर्चा करेंगे कि जो ये धमाके हुए हैं यूक्रेन और रूस के बीच में, जो ये युद्ध की शुरुआत के तौर पर इसे देख रहे हैं, तो इसका बाकी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, खासकर यूरोप के देशों पर क्या असर पड़ेगा। रक्षा विशेषज्ञ कमर आगा इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। कमर जी, जो ये यूक्रेन में 2 धमाके हुए हैं, रूस ने कहा है कि यूक्रेन हथियार डाले, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, इसको कई तरीका है। बेसिक तरीका तो ये है, तो जंग वहाँ पे शुरू हो चुकी है। अभी तक ये सीमित थी केवल जो 2 इनके फ्रांस हैं जो अलग हुए हैं, वहाँ पे उनके बॉर्डर्स पे लड़ाइयाँ चल रही थी, उन लोग लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ यूक्रेनियन आर्मी थी। डोनेट्स्क और लुहांस्क फ्रांस जो है, जो ब्रेक अवे प्रोविंसेस कहलाते हैं।
रिपब्लिक। अब ये है कि आप जो बता रही हैं इसके मतलब ये है कि ये बड़ी जंग है रशिया ने उनके ऊपर। अगर रशिया ने ऐसा किया है तो कहाँ पे हुआ है ये देखना है, क्या मिलिट्री बेस पे हुआ है या किसी ऐसे ही जगह पे कर दिया गया है, ये क्योंकि अभी पता नहीं, शुरुआती दौर है। और बड़ी खतरनाक जंग होगी अगर जंग होगी। अमेरिका उनकी पहली कोशिश तो ये होगी रशियंस की कि वो यूक्रेनियन आर्मी को डिसेबल्ड कर दें, वो किसी लायक ही नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी कोशिश ये होगी कि वो इतना प्रेशर डालें कि ये गवर्नमेंट वहां से हट जाए। जैसे कि ये एक ही लोग हैं, यूक्रेनियन और रशियन, ये सब स्लाविक पीपल हैं, कहलाते हैं। न रशियन जनता इनसे लड़ना चाहती है और न ही यूक्रेन की जनता इनसे लड़ना चाहती है। लड़ाई दोनों जनता नहीं चाहती, ये गवर्नमेंट के बीच की लड़ाइयाँ हैं। और अगर जंग फैलती है यूक्रेन से बाहर तो बहुत भयानक होगी। बिल्कुल कमर जी, आपने कहा कि ये दोनों सरकारों के बीच में जंग है, आम जनता पिसेगी। आप ये बताइए कि पूरी दुनिया पर, खासकर यूरोप पर इसका कितना असर पड़ेगा, क्योंकि कोशिशें तो बहुत हुई रूस को रोकने की। देखिए, यूरोप और अमेरिका की अभी तक जो नीति है, उन्होंने कहा है वो इस जंग में अंदर नहीं भेजेंगे अपने सैनिक, यानी यूक्रेन के अंदर उनके। वो चाहते हैं कि यूक्रेनियन इस जंग को लड़े और बाहर से मदद वो यूरोपियन को देती है। लेकिन रशिया जो है वो क्या वहां तक सीमित रहेगा? दूसरी बात ये कि रशिया कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उसके ऊपर इकोनॉमिक और जो सैंक्शंस लगाए गए हैं कल, वो रशिया नहीं। रशिया बहुत शक्तिशाली देश है और रशियन ये नहीं चाहेंगे कि उनके ऊपर इस तरह से सैंक्शन लगे। अगर ऐसा होगा, सैंक्शन तो लगा दिए हैं इन्होंने, भाई सैंक्शन इन लोगों ने ईरान, क्यूबा, वेनेजुएला पे लगाए, वो उसका भी कुछ असर नहीं हुआ। ईरान और शक्तिशाली देश हो गया, फिर रशिया तो बहुत पावरफुल है। 630। जी कमर जी, मैं आपको रोकूंगी। रूस यूक्रेन संकट पर बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका की रूस को चेतावनी दी है। अमेरिका ने सेना वापस लेने को कहा है। तो देखिए, अमेरिका बार बार रूस को चेतावनी दे रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रूस यूक्रेन संकट पर अमेरिका ने रूस को चेतावनी दी है, सेना को वापस लाने के लिए कहा है। क्योंकि तमाम प्रतिबंध चाहे फिर वो लगाए गए हों और यूएनएससी की बैठक होती है, तमाम पश्चिमी देश रूस का विरोध करते हैं, लेकिन और अब ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं क्योंकि यूक्रेन की राजधानी में हमला हुआ है और अमेरिका ने सेना वापस लेने को कहा। साथ ही अमेरिका ने ये चेतावनी दी है रूस को कि अगर रूस सेना वापस नहीं लेता है तो फिर कड़े अंजाम भुगतने होंगे। ये बार बार अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं और व्हाइट हाउस की तरफ से भी ये बार बार कहा गया, लेकिन अभी तक रूस पीछे नहीं हटा है। परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे रूस, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया है। तो रूस बहुत ज्यादा शक्तिशाली देश है, उसकी सेना जो उसका पूरा खर्चा है, किस तरीके से वो तमाम देशों को, चाहे फिर हम कच्चे तेल की बात करें, वो देता है और काफी सारे देश रूस पर कई बातों को लेकर के निर्भर है। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अमेरिका ने रूस को चेतावनी दी है। मेरे सहयोगी नीरज लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। नीरज, अमेरिका ने चेतावनी दी है और ये कहा है कि कड़े परिणाम भुगतने होंगे, ये अमेरिका ने पहले भी कहा था। देखिए, अमेरिका के अलावा तमाम नाटो के देश, यूरोपीय देश जो लगातार यूक्रेन के आक्रामक कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं, उनकी तरफ से बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है कि कड़े परिणाम भुगतने पड़ेंगे रूस को। कड़े परिणाम क्या है? कड़े परिणाम के तहत आर्थिक प्रतिबंध जो कि लगाया जा चुका है, लगाया जा रहा है। और अभी भी आपसे जब बातचीत हो रही है जसप्रीत, इस वक्त सुरक्षा परिषद की बैठक, इमरजेंसी बैठक चल रही है। नीरज, मैं आपको रोकूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के 4 शहरों में धमाके हुए हैं। तो बहुत बड़ी खबर है ये, रूस यूक्रेन संकट पर 4 शहरों में धमाके हुए हैं, जिसमें यूक्रेन की राजधानी कीव भी शामिल है। तो ये तस्वीरें भी सामने आई है। ये तस्वीरें इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ने रूस को चेतावनी भी दी है। तो एक तरफ धमाके होते हैं, एक के बाद एक धमाके होते हैं, और इससे पहले रूस की तरफ से कहा जाता है कि यूक्रेन हथियार डाल दे। तो पूरी कोशिश है कि वहां पर जो यूक्रेन की सेना है, रूस पहले उसको अपने कंट्रोल में ले, और ये कहा गया है बड़ा ऑपरेशन जो रूस की तरफ से है। अब इसके बाद देखिए, परिणाम देखिए, ये लेटेस्ट तस्वीरें, ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और तस्वीरें आप देखिए, अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें जहां पर धमाके होते हैं, यूक्रेन के 4 शहरों में धमाके हुए हैं। कितना नुकसान हुआ है ये अभी
जानकारी सामने आएगी, लेकिन यूक्रेन धमाके की पहली तस्वीर इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं और इसमें यूक्रेन की राजधानी कीव भी शामिल है। देखिए धमाके जो हुए हैं इसका कितना असर है, और जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे रक्षा विशेषज्ञ से कि क्या ये यूक्रेन के मिलिट्री बेस पर धमाके हुए हैं या फिर शहर के बीचों बीच में धमाके हुए हैं, ये अभी जांच के बाद सामने आएगा और तस्वीरें सामने आएगी। लेकिन यूक्रेन धमाके की पहली तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। रूस के राष्ट्रपति ने आदेश दिया है और ये कहा है कि देखिए यूक्रेन नहीं माना तो युद्ध तय है, और इस युद्ध का असर सिर्फ यूक्रेन और रशिया पर नहीं होगा बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर होगा, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए, पहली तस्वीर यूक्रेन धमाके की, और इसमें 4 शहर शामिल हैं, इसमें यूक्रेन की राजधानी भी शामिल है और रूस के राष्ट्रपति ने ये आदेश दे दिया है कि वो यूक्रेन हथियार डाले। इससे पहले यूएनएससी में आपात बैठक होती है जिसमें तमाम देशों की तरफ से अपना पक्ष भी रखा जाता है और भारत की तरफ से भी इसमें पक्ष रखा जाता है, विश्व शांति की बात कही जाती है और ये भी कहा गया है कि तमाम देश इसमें संयम बरते। डिफेंस एक्सपर्ट केके सिन्हा इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। केके सिन्हा जी, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और यूक्रेन के 4 शहरों में धमाके हुए हैं। रशिया ने कह दिया है कि यूक्रेनी सेना अपने हथियार डाले, इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, ये तो फिर डायरेक्ट इंटरवेंशन के तरफ जा रहा है। यदि खार्किव, ओडिशा और कीव में ये अभी फायरिंग हो रही है और मिसाइल अटैक जैसा खबरें आ रही हैं, ये एक फेक न्यूज भी हो सकती है, ये सही नहीं भी हो सकता है। मगर ओडिशा, आपको पता होना चाहिए, ये केनिया के साथ लगता हुआ एक सिटी पोर्ट है जो कि साउथ में है। खार्किव जो डॉनबास के इलाके से लगता हुआ उसके नॉर्थ पे है। तो जो इन चीजों में आप देख रही हैं मिसाइल अटैक जो आ रहे हैं, वो हो सकता है कि वो दिखाए कि ये एलसीआर और डीपीआर की तरफ से, क्योंकि वो अब पीपल्स रिपब्लिक हो गई है और रशिया की वहां पर पीस कीपिंग फोर्स गई है, जो नैरेटिव पैदा किया है अपने रशिया ने। खास करके जो नीचे का इलाका ओडेसा का है, ओडेसा या कीव का इलाका जो नॉर्थ में पड़ता है, तो यदि नॉर्थ में फायरिंग आई है मिसाइल की, तो वो फायरिंग तो बेलारूस से ही आ सकती है जहां पर रशियन का मेजर डिप्लॉयमेंट्स है। तो ये बहुत बड़ी कार्रवाई होगी यदि मैंने मिसाइल फायर किया है रशिया की तरफ से। दूसरी बात आई है कि पूरा हथियार डाल दो, तो हथियार डाल хотят обустроить свою жизнь. В основе нашей политики свобода. Свобода выбора для всех самостоятельно определять свое будущее и будущее своих детей. И мы считаем важным, чтобы этим правом выбора могли воспользоваться все. की खबर है और दूसरी तरफ ये यूक्रेन पर पुतिन इस वक्त लाइव बयान दे रहे हैं, हम आपको बताएंगे। लेकिन जो शुरुआती जानकारी सामने आई है उसमें पुतिन ने यह कहा है कि यूक्रेन के सैनिक हथियार तुरंत डालें, यूक्रेन पर कब्जे का इरादा नहीं है, ये रूस के राष्ट्रपति बोल रहे हैं। केके सिन्हा रक्षा विशेषज्ञ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। केके सिन्हा जी, रूस यूक्रेन विवाद पर बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम न्यूज 18 इंडिया पर बता रहे हैं। एक तरफ पुतिन कह